एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, जस्ट टू हैव अ क्विक रिकैप ऑफ इट। रिसर्च मेथोडोलॉजी होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि रिसर्च का डेफिनेशन क्या होता है, और रिसर्च समथिंग न्यू, कुछ न्यू सर्च करने के लिए जो भी हम करते हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च। बेसिक अप्रोच में एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ने रिसर्च को एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन बताया था, इंक्वायरी बताया था, स्पेशली थ्रू द सर्च ऑफ न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सोसाइटल बेनिफिट के लिए किया जाता है, इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए किया जाता है, एडिशनल ऑब्जेक्टिव उसके लिए थे, एंड एक्सपांडेड ऑब्जेक्टिव्स भी थे। फिर मैंने आपको बताया था कि रिसर्च के पर्पस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। और बेसिकली मैंने बताया था कि रिसर्च को जब हम क्लासिफाई करें तो तीन डिफरेंट टाइप के रिसर्च हो सकते हैं। एक होता है बेसिक रिसर्च, दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च, और तीसरा होता है एक्शन रिसर्च। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था: प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डायग्नोस्टिक स्टडी, इवोल्यूशन स्टडी और एक्शन रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में आपको, जो कि था रिसर्च प्रोसेस। नाउ व्हाट इज रिसर्च प्रोसेस? कोई भी रिसर्च को करने के लिए सिस्टमेटिक स्टेप्स होता है, जहां से कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। हमको क्या रिसर्च करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलोड बाय एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं। ऑब्जेक्टिव डेवलप करने के बाद रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर होता है, कलेक्टिंग डेटा होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा होता है, और प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट होता है। तो बेसिकली हम जो पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी में कवर करेंगे, वो इन सारे स्टेप्स को करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप मैंने पहले की क्लास में डिस्कस किया था, दैट वाज फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, हम प्रॉब्लम अपने सराउंडिंग से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद हम एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन के लिए हमको चार एस्पेक्ट्स को ध्यान देना पड़ता है। दैट इज पीपल। फर्स्ट इज पीपल। पीपल का मतलब होता है कि आपके आसपास लोग कैसे हैं, कौन से हैं, किस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। सेकंड एस्पेक्ट होता है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम परसिस्ट करता है आपके आसपास, जैसे कि सोशल मीडिया के इम्पैक्ट, एडोलसेंट मेंटल हेल्थ में। थर्ड है होता है प्रोग्राम, दैट मीन्स वर्क प्लेस। और फोर्थ होता है फेनोमेनन। तो कहीं पर भी आपको ये चार एस्पेक्ट्स को लेके, फोर पीज जिसको कहा जाता है सोशल साइंस रिसर्च का, आप कहीं भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सोर्सेस का मतलब होता है कि कहाँ से आपको वो मिलेंगे, वो रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से मिलेगा। तो एजुकेशनल एनवायरनमेंट से मिल सकता है, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हमारे आसपास हो रहा है उससे आपको डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकता है। देन प्रीवियस रिसर्च रिकॉर्ड से मिल सकता है, डिस्कशन एंड एक्सचेंज, आपसी बातचीत से करने से मिल सकता है। क्वेश्चनिंग द एटीट्यूड, आप एटीट्यूड को क्वेश्चन करेंगे तो फिर रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकता है, और कंसल्टेशन से मिल सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं। वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, डेटा उस पर अवेलेबल होना चाहिए, एंड सो ऑन। फाइनली मैंने बताया था कि एक रिसर्चर और रिसर्च प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए कनेक्शन। आपको स्टेटमेंट को चूज करना है पहले, फिर अपने आप को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चनिंग फॉर्म में रिसर्च प्रॉब्लम को भी स्टेट कर सकते हैं, डिक्लेरेटिव फॉर्म में स्टेट कर सकते हैं, और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। मैं क्विक समरी इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़े दिन हो गए हैं। लिटरेचर रिव्यू में जैसा मैंने बताया था कि लिटरेचर रिव्यू एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वे है उन आर्टिकल्स का जो कि प्रीवियसली किसी रिसर्चर ने किया हुआ है। और हमको रिसर्च करने के लिए रिसर्च रिव्यू या रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू से हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना काम हो चुका है। कोई भी स्कॉलरली आर्टिकल्स जो कि अवेलेबल हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, या फिर आर्टिकल हो, या डिसर्टेशन हो, या कॉन्फ्रेंस की पेपर हो, या कोई भी रेलेवेंट सोर्सेस हो, या फिर जो अनपब्लिश सोर्सेस हैं उसको भी हम लेके जाते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो कि रिसर्च रिव्यू में हम देखते हैं और हम करते हैं।
आज मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में लेके जाऊंगा, बिकॉज प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको समझ में आएगा कि रियल में हम लिटरेचर रिव्यू को कैसे हम कर पाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि मेन कंपोनेंट्स और रिसर्च रिव्यू हम कहाँ से कर सकते हैं। तो पहले हमारा पॉइंट था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स, स्कॉलरली आर्टिकल, बुक्स, डिसर्टेशन को हम आइडेंटिफाई करें। देन फिर इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ वर्क, क्या क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, गैप्स कहाँ कहाँ हैं जिस पे रिसर्च हो सकता है। फिर हमको सिंथेसाइज करना है, समराइज करना है जो भी रिसर्च लिटरेचर हमने कलेक्ट किया है उसको। थियोरिटिकल फ्रेमवर्क एंड बैकग्राउंड हमको बनाना है, एक थियोरिटिकल सेटिंग देना है जिसपे हम रिसर्च को आगे लेके जा सके। हमको मेजर जो इनकंसिस्टेंसी है एक पर्टिकुलर रिसर्च में, जो इनकंसिस्टेंसी होता है उसको फाइंड आउट करना है, और हमको मेजर क्वेश्चंस रेज करने हैं। दैट मीन्स पॉइंटिंग आउट द डिसएग्रीमेंट एंड ट्रेंड। जो डिसएग्रीमेंट हो, सपोज एक ऑथर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे लेके अगर डिसएग्रीड है, तो उस डिसएग्रीमेंट को लेके भी हम डिस्कशन के फॉर्म में लिटरेचर रिव्यू कलेक्ट करके एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंड फाइनली we have to demonstrate our knowledge, that means we have to show understanding of the topic। तो ये सारे मेन कंपोनेंट्स हैं लिटरेचर रिव्यू के। ये भी मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि लिटरेचर रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है और फंक्शंस उसके क्या क्या होते हैं। एंड दिस इज द प्रोसेस, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस हाउ टू कैरी आउट द लिटरेचर सर्च। पहले लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आपको लिटरेचर सर्च करना होता है, आइडेंटिफाइंग द रिलेवेंट सोर्सेज। जो भी रिलेवेंट सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसमें आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद रिव्यू को सर्च करना है। देन वी हैव टू इवेलुएट द रेलेवेंस एंड क्वालिटी। जो भी आपने कलेक्ट किया हुआ है उसका रेलेवेंस क्या है और उसका क्वालिटी क्या है, उसको उस उन एस्पेक्ट्स को इवेलुएट करते हुए आपको एक थियोरिटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देना है। थियोरिटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल देके कि थियोरिटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। बेसिकली थियोरिटिकल फ्रेमवर्क वो होता है जहां पर एक फ्रेमवर्क जब हम ड्रॉ करते हैं, मैं बताऊंगा आपको रिसर्च फ्रेमवर्क क्या है। जब भी हम एक रिसर्च फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं तो उसके पीछे कुछ थ्योरीज इन्वॉल्व होते हैं। और थ्योरी क्या है? जो भी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जो कि ऑलरेडी बन चुका है, दैट इज अ थ्योरी। लेट अस से फॉर एग्जांपल सन राइजेज इन द ईस्ट, हम बोलते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है। दिस इज अ थ्योरी। ये प्रूवन थ्योरी है। ये आप प्रूव नहीं कर सकते कि सन राइजेज इन द वेस्ट। तो जो भी हमारे पास प्रूवन फैक्ट्स है उसको हम बोलते हैं थ्योरी। और जो भी प्रूवन फैक्ट नहीं है अभी तक, दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट। तो हम कुछ ऐसा चीज जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं उसको हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलते हैं। और जो भी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हमारे पास होता है दैट इज नोन एज थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क। तो बेसिक डिफरेंस वही है, लेकिन रिसर्चर इसको आपस में जोड़ के भी लिख सकते हैं। थ्योरिटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऐसा भी बहुत सारे रिसर्च में लिख देते हैं। कई सारे रिसर्च में आपको थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क मिलेगा, कई सारे रिसर्च में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मिलेगा, लेकिन बेसिकली डिफरेंस वही है। थ्योरी जो है वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वो अभी तक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। फाइनली हमको फ्रेमवर्क को फाइनलाइज करना होता है और कंसेप्चुअल और थियोरिटिकल फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ना होता है। लेट मी नाउ गो डायरेक्टली टू लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैं बताऊंगा आपको। जस्ट वेट अ मिनट। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये कुछ वेबसाइट्स मैंने डिजाइन किए हुए हैं। दिस इज वेबसाइट फॉर इफेक्टिव रिसर्च राइटिंग। जब भी आपको रिसर्च करना हो, मेरा एडवाइस है सभी से कि अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो एक बार पेन कॉपी लेके आप बैठें ताकि आप लिख सकें। डिफरेंट अभी चीजों को मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ये कुछ कनेक्टिंग आर्टिकल्स के साइट्स हैं। जैसे कि आपको रिसर्च करना है किसी भी टॉपिक को लेके, तो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और ये कुछ रिसर्च के साइट्स हैं जो कि आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। मैं सभी साइट्स को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूंगा, वो आप कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट डाउन दिस रिसर्च, आई मीन साइट्स। ये रिसर्च साइट्स को आप लिखें। पहले मैं गूगल स्कॉलर से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट वाला से। गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर एक बहुत अच्छा आई मीन साइट है जिसपे आपको रिसर्च आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखिए, मैं फर्स्ट गूगल scholar.google.com.pk, इस पर्टिकुलर साइट पे जैसे मैं जाता हूँ, यू सी गूगल स्कॉलर करके ये आ जा रहा है। अब ये गूगल स्कॉलर में कोई भी रिसर्च टॉपिक जो मेरे मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के है, सपोज लेट अस से कि आप जॉब परफॉर्मेंस पे करना चाहते हैं, यहां पर जाके जस्ट जॉब परफॉर्मेंस मैंने टाइप किया, आप देख सकते हैं। और जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर जितने भी रिसर्च आर्टिकल थे, यू कैन सी इट इज डिस्प्लेड हियर। जॉब परफॉर्मेंस ये एक है, जॉब परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस एंड मेटा एनालिसिस, द जॉब सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिव्यू, सोशियो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। ये बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको मिल जाएंगे जिस पे आप सर्च करना चाहते हैं। अब इस पे मेरे को करना क्या है, देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, जबकि बहुत सारे आर्टिकल्स पेड हैं जो कि आपको अवेलेबल नहीं होगा। लेट अस से कि जॉब परफॉर्मेंस पहला वाला रिसर्च आर्टिकल है वो रिसर्च गेट पे अवेलेबल है, सेकंड वाला पीडीएफ कॉपी इस पे अवेलेबल है। तो पीडीएफ कॉपी मैं इसमें निकाल के देख सकता हूँ डायरेक्टली। मैंने पीडीएफ कॉपी खोला है अभी, लेट अस सी वो ओपन होता है कि नहीं। यू कैन सी जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस ए मेटा एनालिसिस। इसका पीडीएफ कॉपी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा खोजना पड़े तो मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आपको पीडीएफ कॉपी नहीं मिलता है, वर्स्ट केस में सपोज आपको पीडीएफ कॉपी इसका नहीं मिलता है, तो भी उसका एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है। यू कैन सी दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट विच इज अवेलेबल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी रिसर्च पेपर हम जब पढ़ते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी होती हैं, मतलब उस पर्टिकुलर रिसर्चर ने क्या करना चाहा, क्या क्या सैंपल साइज उसने लिए थे, और क्या उसका आउटकम आया। तो एसेंशियल नहीं है कि हर बार आपको पूरा का पूरा रिसर्च पेपर मिले, माने सर्च करने से। कई बार क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी आपको रिव्यू फॉर्मेशन करना पड़ता है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट। तो सिमिलर वे में यहाँ पर आप कई रिसर्चर को भी सर्च कर सकते हैं। लेट अस से बहुत सारे रिसर्चर हैं। मैं बोलता हूँ कि फिलिप कोटलर, फिलिप कोटलर आप सभी जानते होंगे। फिलिप कोटलर मार्केटिंग मैनेजमेंट, या फिलिप कोटलर मार्केटिंग जैसने है मैंने डाला, यू कैन सी कोटलर ऑन मार्केटिंग। ये बुक अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि पीडीएफ वर्जन में है। और मार्केटिंग की बुक्स जो है जितने भी फिलिप कोटलर ने लिखे हैं वो डाउन द लाइन अवेलेबल है, इसको ध्यान से देख लें। तो कई सारे फ्री बुक्स आपको मिल जाएंगे। अगर बुक का नाम आपको पता है तो आप एक बार डाल के इसमें देखिए गूगल स्कॉलर में। इसका साइट है scholar.google.com.pk। सो डू रिमेम्बर दिस थिंग्स। तो ये अप्रोच से आप लिटरेचर रिव्यू सर्च कर सकते हैं। ये एक बहुत इफेक्टिव साइट है। इसमें एक चीज और किया जा सकता है कि जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो आर्टिकल्स है, प्रोफाइल्स है, माई प्रोफाइल है, लाइब्रेरी है, अलर्ट है। तो इस ढंग का लाइक टास्क बार आपको शो होगा। यहाँ पर अगर मैं किसी स्पेसिफिक रिसर्चर को खोजना चाहता हूँ, लेट अस से प्रोफाइल, प्रोफाइल में मैंने क्लिक किया और पर्टिकुलर रिसर्चर जैसे फिलिप पोटलर, फिलिप पोटलर जो रिसर्चर है उसका प्रोफाइल मेरे सामने में आ गया। दिस इज द रिसर्च प्रोफाइल ऑफ फिलिप पोटलर। और मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, यू कैन सी फिलिप पोटलर ने क्या क्या बुक्स लिखे हैं या फिर क्या क्या उनके आर्टिकल्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, और उसका साइटेशन भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि फिलिप कोटलर ने क्या क्या लिखा है और उस उनके कितने साइटेशंस है। साइटेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा है या रिसर्च पेपर लिखा है या बुक लिखा है,
वो अगर कहीं अवेलेबल है, वेब में अवेलेबल है या नहीं है, उसको कितने ऑथर्स ने साइट किया है। सपोज आपने उस पर्टिकुलर साइटेशन को यूज किया, तो यहाँ पर मेरा साइटेशन बढ़ जाएगा, मेरा एच इंडेक्स बढ़ जाएगा, आई10 इंडेक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होता है, डिटेल में और मैं थोड़ा बताऊंगा जब मैं साइटेशन को डिस्कस करूंगा, या कैसे आपको रिव्यू आइडेंटिफाई करके उसको लिखना है, तब मैं बताऊंगा इस चीज को। ये प्रोफाइल है। तो सारे रिसर्चर जितने होते हैं, या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, या कोई भी जो पीएचडी कर रहा है, कोई भी लड़का, उसका प्रोफाइल आप डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं, और इससे ये पता चलता है कि वो कितना बड़ा रिसर्चर है। लेट अस से कि मैं पीछे गया और मेरा खुद का नाम ही मैंने टाइप किया। लेट अस से पुष्कर दुबे मैंने टाइप किया, और टाइप करने के बाद जैसे मैं ओके करता हूं, तो यहाँ पर आ जाता है कि डॉक्टर पुष्कर दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। सो मेरा भी एक प्रोफाइल है गूगल स्कॉलर पे जो फ्रीली अवेलेबल है, और जैसे मैं क्लिक करके देखता हूँ, तो यू कैन सी दीज आर द साइटेशंस विच आर अवेलेबल। तो 2017 में कितने लोगों ने मुझे, या कितने पेपर्स में साइटेशन मिले, 2018 में कितने मिले, 19 में कितने मिले, ये सारी चीजें अवेलेबल है, यू कैन सी डाउन द लाइन। और ये मेरे सारे रिसर्च है जो कि लाइक गूगल स्कॉलर में इंडेक्स्ड हैं। वो सारे पेपर्स मिल जाएंगे। कई सारे पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है जो डाउनलोडेबल है, कई सारे पेपर्स जो है पेड हैं, वो डाउनलोडेबल नहीं है। और यहाँ पर लिखा है कि कितने लोगों ने साइट किया, और कौन से ईयर में वो पर्टिकुलर पब्लिकेशन आया था। सो इस ढंग से आप सारी चीजों को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर एक को ऑथर वाला भी कॉलम है, यू कैन सी राइट हैंड साइड में को ऑथर वाला कॉलम है, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि किस किस रिसर्चर के साथ में कोलैबोरेट करके काम किया है मैंने। तो दीज आर ऑल दी कोलैबोरेटर्स जिसके साथ मैंने या उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट करके काम किया है। तो आप इससे अपना रिव्यू आराम से निकाल सकते हैं। किसी का प्रोफाइल निकाल के अगर रिव्यू में जाना है तो भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा है, मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन पॉलिसी और श्रीमद् भगवद गीता, ये मेरे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलमोस्ट ऑल रिसर्च मेरे बेस्ड हैं। तो ये होगा पहला साइट, दैट इज गूगल स्कॉलर। देर इज अनदर साइट, बहुत सारे साइट्स हैं जिसको थोड़े थोड़े करके हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक बहुत अच्छा साइट है, दैट इज इनसाइटफुल वेबसाइट। एक और है कनेक्टेड पेपर्स। सो लेट अस कैरी आउट विद कनेक्टेड पेपर्स। जब भी आप वेबसाइट डालेंगे, तो जैसा वेबसाइट में लिखा है, दैट मीन्स HTTP, दो ठो डॉट है, उसके बाद www.connectedpapers.com, उसके बाद स्लैश। अगर जब तक आप पूरा वेबसाइट नहीं डालेंगे, तो फिर वो आपका आएगा नहीं। मैंने यहाँ पर कॉपी करके डाला connectedpapers.com। नाउ यू कैन सी, ये एक ऐसा डैशबोर्ड आया है। अगेन मैं, मुझे कुछ नहीं करना है, लाइक जॉब परफॉर्मेंस जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर में मुझे कुछ करना है। तो जॉब परफॉर्मेंस जैसे ही मैंने सर्च किया, ये आपको हो सकता है कि लॉगिन भी मांगे इसमें। आप जीमेल का अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, तो उसमें लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद आपको कनेक्टेड पेपर्स जो है वो डिस्प्ले होने लगेंगे। कोई भी गूगल अकाउंट से या कोई भी आपके अकाउंट से आप साइन इन कर सकते हैं। एंड वंस यू आर गोइंग टू डू साइन इन, वो कनेक्टेड पेपर्स डिस्प्ले होने लगेगा। ये देखिए, जॉब परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जिसपे कि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ये पर्टिकुलर साइट है। ये सारे वेबसाइट्स ऑफ लेट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस में काम करती है। और ऑन द क्लिक ऑफ बटन अगर आपको इंफॉर्मेशन आज के डेट में चाहिए, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या मिलने वाला है, एंड देन यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन। तो जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर में ये ओरिजिनल पेपर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि ओरिजिनल पेपर्स अवेलेबल है। जॉब परफॉर्मेंस डेफिशिएंट ड्यू टू डिप्रेशन, देन अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब रिटेंशन एंड प्रोडक्टिविटी लॉस अमंग एम्प्लॉयज विद डिप्रेशन, दीज आर ऑल द पेपर्स। इसमें आपको सॉर्ट आउट करना है कि मुझे जो जॉब परफॉर्मेंस है वो सिर्फ मैनेजमेंट रिलेटेड ही चाहिए। तो यहाँ पर आप जाके सर मैंने सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सा पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स हुआ है। ये सारे जो क्लाउड फॉर्मेशन आपको दिख रहे हैं, जो क्लाउड है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स हुए हैं। इसको आप जूम भी कर सकते हैं।
तो जैसे वैंग ने 2008 में काम किया है, स्टीवर्ट ने 2003 में काम किया है, कॉल्डर ने 2006 पे काम किया है। तो दीज आर ऑल द ऑथर्स। जहां पर भी मैं ऑथर में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ और ऑथर में जैसे ही मैं रखता हूँ, तो राइट हैंड साइड में, दिस दिस द राइट हैंड साइड में उस पर्टिकुलर पेपर का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आ जा रहा है। दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई दे रहा है सभी को। ये एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के मुझे पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर ऑथर ने क्या क्या काम किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ सेकंड में, तो सेकंड का एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले हो गया। थर्ड में किया तो थर्ड का डिस्प्ले हो गया। इससे आपको बहुत सारी चीज ये भी पता चलेगी कि जॉब परफॉर्मेंस के साथ अदर वेरिएबल कौन कौन से हैं। आप एक चीज याद रखें कि जब भी आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं या टॉपिक सिलेक्शन करते हैं, तो इन वेबसाइट्स पे जरूर जाएं और उसके बाद सर्च करें कि जॉब परफॉर्मेंस के साथ या कोई भी रिसर्च रिलेटेड टॉपिक आप जब डाल के देखेंगे तो उसके साथ और कौन कौन से वेरिएबल एसोसिएटेड है। जैसे कि एक ट्रायल के तौर पर मैंने सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस डाला है। अब सेकंड वाले में देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब रिटेंशन, प्रोडक्टिविटी, लॉस एमंग एम्प्लॉय विद डिप्रेशन। इसमें डेफिनेटली जॉब परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लिस्टेड होगा इसके जो एब्स्ट्रैक्ट में। लेकिन मुझे ये पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब रिटेंशन और प्रोडक्टिविटी, ये तीन जो फैक्टर्स हैं वो जॉब परफॉर्मेंस के साथ डेफिनेटली लिंक्ड है। सेम चीज कि और भी मैं देखूं तो इफेक्टिवनेस ऑफ डिप्रेशन डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम इन इंप्रूविंग डिप्रेशन। तो इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के भी मुझे कुछ कुछ वेरिएबल्स जॉब परफॉर्मेंस के रिलेटेड जो हो सकता है वो मैं आइडेंटिफाई आराम से कर सकता हूँ। और ये कनेक्टेड पेपर्स ऐसा है कि आपको सिर्फ एक या दो टॉपिक डालना है और टॉपिक के बेसिस में आपको पूरा का पूरा जो एआई ड्रिवन जो प्लेटफॉर्म है वो आपको बता देगा कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सिलेक्ट। So another this was about another insight on the platform। तीसरा हमारा जो वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है वो है insightful.xyz। अब देखिए insightful.xyz जब मैंने टाइप किया और मेन्यू बार में डाला, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देखिए पेपर टाइटल डीओआई। डीओआई का मतलब होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। मैं आपको एक रिसर्च पेपर जब दिखाऊंगा तो उसमें डीओआई लिखा होता है, अमूमन लिखा होता है, सब में नहीं लिखा होता है लेकिन लिखा होता है बहुत सारे इसमें। तो बताऊंगा कि डीओआई होता क्या है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, सपोज आप लेमैन है, आपको कुछ भी पता नहीं है और यहाँ पर आप डाल के कुछ भी देख सकते हैं और क्या क्या लाइक वेरिएबल आपको निकल के आता है। लेट अस से मैं अब जॉब रिटेंशन की बात करता हूँ। मैंने जॉब रिटेंशन जस्ट लिखा और मैंने सर्च कर दिया। अब जॉब रिटेंशन के अंतर्गत जो भी पेपर्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर साइट पे वो आ जाएंगे। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब रिटेंशन, प्रोडक्टिविटी एंड लॉस अमंग एम्प्लॉयज विद डिप्रेशन। सेकंड हुआ जॉब रिटेंशन इन चाइल्ड वेलफेयर, इफेक्ट ऑफ परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, सुपरवाइजर सपोर्ट एंड इंट्रिंसिक जॉब वैल्यू, मैनेजरियल ओनरशिप। ये सारे जो जॉब रिटेंशन रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं, देखिए कितने सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। आपको अगर रिव्यू करना है, आपको पढ़ना है, तो ये सारे पेपर्स आपको डिस्प्ले करना है। और पेपर खोजने का तरीका, अगर आपको फुल पेपर चाहिए तो खोजने का तरीका उसका अलग है। आपको अंदर जाना होगा और आपको देखना होगा कि कौन सा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और कौन सा पेड है। सपोज मैं ये व्यू ग्राफ में क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हुए इस पर्टिकुलर पेपर के रिलेटेड। बहुत सारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब रिटेंशन एंड प्रोडक्टिविटी, लॉस अमंग एम्प्लॉय विद डिप्रेशन। इस आर्टिकल को 347 बार साइट किया गया है। उसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखिए, आर्टिकल का साइटेशन जितना ज्यादा हो उससे ये पता चलता है कि दैट आर्टिकल इज क्वालिटी ओरिएंटेड और दैट इज वेरी गुड आर्टिकल। 347 आर्टिकल है, नो डाउट वो बहुत अच्छा है। ओपन एक्सेस है, यस है। यहाँ पर ओपन एक्सेस का मतलब ये होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर ओपन एक्सेस में नो लिखा रहेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आर्टिकल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। नीचे भी अगर मैं इंफॉर्मेशन देखूं तो पिछले बार जैसे आया था
लाइक ये पर्टिकुलर ग्राफ जो आपको शो हो रहा है, तो इतने सारे लोग हैं, दीज आर द ऑथर्स। ये सारे ऑथर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर चुके हैं, और आपको सिमिलर पेपर भी अगर आइडेंटिफाई करना हो तो इट इज अवेलेबल डाउन द लाइन। ये देखिए, इस पर्टिकुलर पेपर, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब रिटेंशन, प्रोडक्टिविटी, लॉस अमंग एम्प्लॉय विथ डिप्रेशन, इस पर्टिकुलर पेपर के रिलेटेड पेपर कौन कौन से हैं, ये सारे रिलेटेड पेपर्स हैं। यू कैन सी जॉब परफॉर्मेंस डेफिशिएट ड्यू टू डिप्रेशन, वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय विद डिप्रेशन, ये सारे पेपर्स जो है इंटरलिंक्ड है। उसके बाद वो बता रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स कौन कौन से हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जो कि लाइक डिफरेंट क्राइटेरियाज के हिसाब से वो रैंक्ड है। रैंक्ड बाय पेज रैंक, ये पेज रैंक के हिसाब से दिया गया है। फिर रिव्यू पेपर, इस पर्टिकुलर पेपर को किसने किसने कहाँ कहाँ साइट किया है, ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नीचे में। फिर रिसेंट पेपर बाय टॉप 100 ऑथर्स, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 100 ऑथर्स के कौन से टॉप 100 ऑथर्स के पेपर है वो भी दिया गया है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स, ये भी दिया गया है। तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक डालने से मिल सकता है। तो ये तरीका है कि आपको प्रॉब्लम कैसे सर्च करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास करें, जो भी पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट उसको एक बार ओवरलुक जरूर करें। जस्ट अ मिनट। अगर आप ओवरलुक नहीं करते हैं तो फिर आप भूल जाएंगे, और भूलने के बाद ये फोर्थ सेमेस्टर में आपके बहुत काम आने वाला है, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में आपको एक प्रपोजल या रिसर्च प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन बोले, वो प्रिपेयर करना होगा खुद से। तो वो आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका क्लियर नहीं है। और मैं ये प्रैक्टिकल इंसाइट्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड या इसको यूज करते हुए आप डेफिनेटली अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। ओके। एक और देखते हैं वेबसाइट फिर। ये रिसर्च रैबिट जो ऐप है, वो जान लीजिए कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल आईडी है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ऑर्गेनाइजेशनल आईडी का मतलब ये होता है कि सुंदरलाल शर्मा में सपोज मैं काम करता हूँ, तो सुंदरलाल शर्मा ने मुझे एक ऑफिशियल आईडी प्रोवाइड किया है, जो कि gmail.com या rediffmail.com पे एंड नहीं होता है। तो मेरे पास एक ऑफिशियल आईडी है, HOD management@psou.ac.in करके। इस पे मैंने साइन अप किया, तब फिर रिसर्च रैबिट साइन अप हो पाएगा, अदरवाइज वो साइन अप नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में काम करते हैं जिसपे आपका आईडी हो, क्रिएटेड हो, तो फिर आप इसको चला सकते हैं। सपोज मैं लॉगिन करता हूँ रिसर्च रैबिट में, देखिए इसका इंटरफेस कैसे करके आएगा। ओके। तो दिस द इंटरफेस, ये सबसे अच्छा अभी तक इंटरफेस अगर कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल अवेलेबल है, वो है रिसर्च रैबिट, लिटरेचर सर्च करने के लिए। और ये इसका इंटरफेस है, यू कैन सी दिस द इंटरफेस, एंड यू हैव टू फिल्टर। यहाँ पर अगर आपको सर्च करना है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे नहीं आ रहा है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक मुझे डालना है, लेट अस से कर्म, मैंने कर्म डाला, या मुझे जानना है कि कर्म के ऊपर क्या क्या काम हुआ है, जस्ट मैंने कर्मा लिखा, और कर्मा लिख के मुझे सभी सब्जेक्ट एरियाज पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना है। ओके। नाउ दीज आर दी टॉपिक्स विच आर अवेलेबल। अब देखिए यहाँ पर कर्मा, ये आ गया है, कर्मा रिसोर्स एलोकेशन फॉर डायनेमिक डिमांड। मैंने एक रिसर्च पेपर को ऐड कर दिया है यहाँ पर। एक रिसर्च पेपर को ऐड करने के बाद होगा ये कि इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें अवेलेबल है, वो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डेमोस्ट्रेट होते जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, जस्ट एक रिसर्च पेपर को सिलेक्ट किया है और मैंने क्लिक किया है। तो इस रिसर्च पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट है, देखिए वो एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले हो रहा है, और इसमें लिखा है वी कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ फेयर रिसोर्स एलोकेशन इन अ सिस्टम वेयर यूजर्स डिमांड्स आर डायनेमिक। ये पूरा फिर पढ़ना पड़ता है एक रिसर्चर को। और उसके बाद राइट हैंड साइड में देखिए एक्सप्लोर पीपल करके आया है। तो एक्सप्लोर पीपल दीज ऑथर्स, कौन कौन ऑथर ने काम किया है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। ये 6 ऑथर ने काम किया है। सजेस्टेड ऑथर कौन कौन से हैं, वो नेक्स्ट पेज में फिर से विजिबिलिटी आ गया।
तो ये टॉपिक में एक्चुअली बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेस आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। लेट मी सर्च फॉर अनदर टॉपिक, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी को जैसे मैंने सर्च किया, दिस इज जॉब सिक्योरिटी, और जॉब सिक्योरिटी को जैसा ही सर्च कर दिया गया तो नंबर ऑफ पेपर्स वो आ गए हैं। ये सारे पेपर्स हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है। और ये कोई कोई सा भी मैं एक ऐड कर देता हूँ। वंस आई हैव एडेड, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। यू कैन सी सर्चिंग फॉर जॉब सिक्योरिटी। और जैसे सर्चिंग फॉर जॉब सिक्योरिटी ये डिस्प्ले होने लगा है, तो आई कैन इजीली देन फाइंड आउट कि इसके ऑथर्स कौन कौन से हैं और इसके रिलेटेड क्या है। ये सारी चीजें सर्च हो सकती हैं। तो इसमें इसको करने के लिए आपको लाइक थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल के ये सारी चीजों को सर्च करना पड़ेगा। और देखिए सिमिलर वर्क, मैंने सिमिलर वर्क में जैसे ही क्लिक किया, ये लेफ्ट हैंड साइड में आता है ये सिमिलर वर्क। में जैसे ही क्लिक किया है, ये सारे सिमिलर वर्क मेरे को डिस्प्ले हो गए हैं। तो जॉब सिक्योरिटी के लेके एक पर्टिकुलर पेपर को मैंने जो आइडेंटिफाई किया, उस पेपर से ये सारे पेपर लिंक्ड है। तो इतने सारे लिटरेचर्स मेरे पास अब आ गए हैं, उसको वन बाय वन पढ़ना है। और सपोज मैं चाहूं कि ये पर्टिकुलर पेपर, दी यूरोपियन अनएम्प्लॉयमेंट डिलेमा, इस पेपर ये पेपर सपोज मेरे बहुत काम का है, तो इस पे मैंने जब क्लिक किया, तो इस पेपर के रिलेटेड कौन कौन से पेपर हैं सिमिलर वर्क, जैसे राइट हैंड साइड में दिखा रहा है। तो इस पेपर के रिलेटेड और कौन कौन से रिसर्च पेपर हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें बताया है। इनके साइटेशंस, इस पर्टिकुलर पेपर के साइटेशंस कितने, मैंने टोटल साइटेशंस कितने हैं वो बता रहा है। ऑथर कौन कौन है, सजेस्टेड ऑथर कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर अगर इस सिमिलर वर्क को मैं क्लिक करूँ, तो अगेन वो नेविगेट करता है नेक्स्ट पेज में। तो ऐसे कर करके मैं लाइक ब्रोडर डोमेन से नैरोअर डोमेन पे आराम से जा सकता हूँ, और कितनों भी पेज आप खोल लीजिए, वो आपको लेके नेविगेट करते करके जाते रहेगा और डिफरेंट रिसर्च पेपर दिखाते रहेगा। एक पर्टिकुलर समय के बाद जब रिसर्च पेपर उसके पास खत्म हो जाते हैं या होते नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो रुक जाएगा और फिर रिपीटेशन जो है वो डिस्प्ले करने लगेगा। तो ये भी बहुत अच्छा लाइक साइट है। तो ये कनेक्टिंग पेपर्स के 4 साइट्स हमने आज देखे, जिससे कि हम रिसर्च आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे कि देखिए डिफरेंट वेबसाइट फॉर आर्टिकल फाइंडर। ये जो आर्टिकल फाइंडर साइट्स हैं, वो जर्नल के बेसिस में है। सेज पब्लिकेशन का आपने नाम सुना होगा, टेलर फ्रांसिस का नाम सुना होगा, वाइली का नाम सुना होगा, साइंस डायरेक्ट का नाम सुना होगा, एमरल्ड साइट सीड, ये सारे वेबसाइट जो है वो क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल्स जहां पर आपको मिलेंगे, ये सारे वेबसाइट उसी के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में एमरल्ड का है। याद रखिए, एमरल्ड एक ऐसा लाइक पब्लिशिंग हाउस है जो कि काफी सारे पेपर्स निकालता है। और एमरल्ड में आप जाके डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं कोई भी रिसर्च आर्टिकल को। इसमें से दो मैं पिक करके आपको दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, पहले वाला जो हम निकाल रहे थे वो एक जनरल था, वो सभी आर्टिकल्स को कंबाइन लेके चलता है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को वो नहीं भी दिखाता है। जो कि हम डायरेक्टली जाके उस पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस के साइट पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, emerald.com/insight, ये एक ऐसा मिलेगा आपको। ये एमरल्ड का वेबसाइट है। अब मेरे को अगेन सर्च करना है एक पर्टिकुलर पेपर, जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेटेड। जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेटेड सिर्फ मेरे को टाइप करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम, एंड देन इट विल डिस्प्ले। देखिए, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन इन हायर एजुकेशन। तो इसका अवेलेबल है, जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन क्वांटिटी सर्वेयर्स। ये काफी सारे रिसर्च पेपर जो जॉब सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड है, वो सारे जो है डिस्प्ले हो गए हैं। ये 2 पेज, 3 पेज, 6 पेज ऐसे करके है। अगेन ये वेबसाइट ऐसा वेबसाइट है जिसमें क्वालिटी पेपर्स हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि साइंस डायरेक्ट जो हो गया, जिसको हम एलसीवियर बोलते हैं, या फिर एमरल्ड जो साइट है, ये क्वालिटी पेपर्स को ही लेता है। गूगल स्कॉलर में
हो सकता है कि ये पेपर हो सकता है इनके पेपर्स ना हो। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि क्वालिटी वेबसाइट पे जाके ही सर्च करते हैं। वो एक अप्रोच मैंने आपको बताया था, जहाँ की फ्री आर्टिकल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें मैक्सिमम आर्टिकल्स जो है वो पेड है। और यहाँ पर एक सुविधा और है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रिसर्चर को जानते हैं, जिसका आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस रिसर्चर का नाम आप लिख दीजिए। जैसे मैं अपना ही नाम लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ही मैंने इसमें पुष्कर दुबे टाइप किया, तो पुष्कर दुबे के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो डिस्प्ले हो गए। यू कैन सी अंडरलाइंग फैक्टर्स ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट टू ई लर्निंग, दिस इज वन पेपर। देन एनालाइजिंग वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी एज अ मीडिएटर इन द लिंक बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। तो ऐसा करके 6-8 पेपर मेरे हैं इस पर्टिकुलर डोमेन में। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस वन। कई सारे, देखिए यहाँ पर कई सारे पेपर्स ओपन एक्सेस लिखा है, दिस इज द ओपन एक्सेस पेपर, दिस इज ऑल्सो द ओपन एक्सेस पेपर। तो जहां भी ओपन एक्सेस पेपर लिखा है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी ट्राई कि मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये पीडीएफ कॉपी अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको दिखेगा भी कि डाउनलोड्स ये कितने बार हुए हैं अभी तक। 2602 बार ये अक्रॉस द वर्ल्ड डाउनलोड हुए हैं। और ये पीडीएफ की कॉपी है। जैसे ही मैंने पीडीएफ का कॉपी ओपन किया, यू कैन सी दिस हैज कम। आपके पास अगर बहुत ज्यादा समय नहीं है तो फिर एब्स्ट्रैक्ट को, सभी आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट को जरूर पढ़ें, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि रिसर्चर ने, ऑथर ने क्या क्या किया है। अ, एक रिसर्च पेपर एक रिसर्च पेपर का जो फॉर्मेट होता है, या फिर कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट हम करते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है। पहले होता है एक एब्स्ट्रैक्ट हमको लिखना पड़ता है। मैं क्विक रिव्यू में बता रहा हूँ कि एक एब्स्ट्रैक्ट आपको लिखना है। देन इंट्रोडक्शन, उस पर्टिकुलर चीज को इंट्रोड्यूस हम कैसे करके करेंगे, दैट इज अ फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। जो साइटेशंस की बात हो रही थी, जो साइटेशंस हम डालते हैं, व्हाट इज दैट साइटेशन। देखिए ये साइटेशन, सन एटॉल जो लिखा है दूसरे कलर में लिखा है, दैट इज अ साइटेशन। जैसे मैं आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ कि साइटेशन डालते कैसे हैं और इसका क्या यूज है एग्जैक्टली। फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कि आईसीटी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस एंड एजुकेशन सेक्टर वर्ल्ड वाइड। एक पर्टिकुलर लाइन है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया हुआ है उसने, बिजनेस और एजुकेशन सेक्टर वर्ल्ड वाइड में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किम एंड पार्क विच वॉज गिवन इन 2018। 2018 में किम एंड पार्क ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को मैं कोट कर रहा हूं अपने ओन वर्ड्स में। हो सकता है कि वो दूसरा लाइन लिखा हो लेकिन उसका भाव वही हो। तो मुझे समझ में आया कि आईसीटी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बिजनेस वर्ल्ड को वर्ल्ड वाइड क्रिएट करके दे रहा है। ये किम एंड पार्क का स्टेटमेंट को मैंने लिया है। और कहाँ से लिया है, मैंने जो आपको वे बताया कि लिटरेचर सर्वे कैसे करना है, उस लिटरेचर सर्वे के थ्रू से मैंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उठाया है। सेकंड लाइन में लिखता हूं कि द आईसीटी प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थ्रू एन ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। अगेन ये मेरा नहीं है, ये हसन एंड बाव 2020 में ये स्टेटमेंट दिया था, वो उनका है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ये पैराग्राफ मैंने लिखा है इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को लेके, ओके, और ये रिसर्च का टाइटल है मीडिएशन एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स परसीव्ड बेनिफिट इन प्रिडिक्टिंग देयर सेटिस्फेक्शन टू टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। हो सकता है कि बहुत सारा वर्ड आपको समझ में ना आ रहा हो। टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग का मतलब ये होता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक रॉ भाषा में अगर बताऊं, तो टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आईसीटी इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। स्टूडेंट जो भी यूज करते हैं आईसीटी रिलेटेड, जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी हम आईसीटी रिलेटेड टूल्स पे ही बात कर रहे हैं। एंड वी आर डिस्कसिंग थिंग्स ऑन जूम। तो आप सभी कोई टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग को यूज कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग के ऊपर मेरा स्टडी है, आईसीटी बेस्ड स्टडी है। और स्टूडेंट क्या परसीव बेनिफिट, आप किस किस टाइप के बेनिफिट को परसीव कर रहे हैं, और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है। मोटा मोटी मेरा ये टॉपिक है कि आपका सेटिस्फेक्शन क्या है और बेनिफिट कितना आप सीख करते हैं टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग या फिर आईसीटी से।
ये मीडिएशन एनालिसिस, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो मीडिएशन में थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो इसमें सारी चीजें लिखी है, देखिए पर्पस लिखा है, क्या पर्पस था, ये कोविड 19 के दौरान शायद मैंने किया हुआ था। और कोरोना वायरस का भी मैंने ये दिया है कि कैसे करके शिफ्ट हुआ, लाइक हम फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड में क्यों गए, और जाने के बाद इसका यूटिलिटी एस्पेक्ट्स क्या क्या था। इसमें देखिए डिजाइन मेथोडोलॉजी में मैंने एक चीज लिखा है कि पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक विद क्राइटेरियन वेरिएबल वाज अप्लाइड टू कलेक्ट रेस्पॉन्सेज फ्रॉम 600 पार्टिसिपेंट्स। ये एक या दो पार्टिसिपेंट्स का नहीं है, 600 लोगों से या 600 स्टूडेंट से मैंने डेटा कलेक्ट किया। और 600 लोगों से डेटा कलेक्ट करने के बाद, इसको कंपाइल करने के बाद ये रिसर्च पेपर आया है। और इसमें लिखा भी गया है कि डेटा कलेक्शन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2019। सभी चीजों को ट्रांसपेरेंट रखा है, लाइक डेटा कलेक्शन कब हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ। और स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन नॉन टेक्निकल कोर्सेस एट डिफरेंट कॉलेजेस वेर पार्टिसिपेटेड इन द प्रेजेंट स्टडी। जो भी नॉन टेक्निकल कोर्स में, टेक्निकल कोर्स को इसलिए नहीं लिया बिकॉज ओबियसली उनका टेक्निकल हैंड ज्यादा होता है। तो जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स थे उनका, उनसे डेटा लिया गया है। ये सारी चीजें लाइक यहाँ पर अवेलेबल है। फाइंडिंग्स में भी मैंने लिखा है, जैसे कि रिजल्ट रिवील्ड दैट परसीव्ड बेनिफिट्स टू टीईएल। परसीव्ड बेनिफिट, जो भी परसेप्शन था स्टूडेंट का टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग के ऊपर में, दैट वर सिग्निफिकेंटली एंड पॉजिटिवली मीडिएटेड बिटवीन ऑल द फैक्टर्स ऑफ टीईएल। मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स लिए हैं। क्या क्या वेरिएबल लिए हैं? इंफॉर्मेशन क्वालिटी एक वेरिएबल है, कॉम्पैटिबिलिटी है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, सेल्फ एफिकेसी है, सब्जेक्टिव नॉर्म्स है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर मैंने यहाँ पर काम किया है। इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग है, और एक मीडिएशन जो मॉडल है उसको मैंने डिस्क्राइब किया है। लास्ट में ओरिजिनलिटी, इसका ओरिजिनलिटी क्या है वो लिखा है, और लाइक द कीवर्ड्स लिखा है। तो साइटेशन का मतलब यही होता है कि जब भी हम कोई बात अपनी रखें या कोई भी बात करें, तो उसके पीछे वैलिड साइटेशन होना चाहिए। और साइटेशन तभी आपको मिलेगा जब आप लिटरेचर रिव्यू को प्रॉपरली करेंगे। अगर लिटरेचर रिव्यू आपका प्रॉपर नहीं है तो साइटेशन आपको नहीं मिल पाएगा। एक चीज और ध्यान दें कि जितना अच्छा रिसर्च पेपर होगा, रिसर्च पेपर अच्छा है या बुरा है हमको कैसे पता चलेगा? जब साइटेशंस उसमें ज्यादा होंगे। कोई भी अपनी बात, सपोज आप रिसर्च करते हैं या आप एक डिसर्टेशन बनाते हैं, तो कोई भी बात अपने से ऐसे ही हवा में नहीं बोलना। कोई भी बात हम अगर करते हैं तो उसका लॉजिकल एविडेंसेस होने चाहिए, उसका सपोर्टिंग लिटरेचर होना चाहिए आपके पास कि ये बात मैं कर रहा हूं तो ये ऑलरेडी हो चुका है, या फिर इस बारे में बात हो रहा है। तो दीज आर द लिटरेचर। देखिए कितने सारे साइटेशंस यूज किया गया है इस पर्टिकुलर रिसर्च के पूरा एंटायर टेक्स्ट में, बॉडी में। मैं, मेरे दिखाने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप लिटरेचर सर्च करेंगे, उसको यूज करेंगे, उतना ज्यादा स्ट्रेंथन आपका प्रोजेक्ट बनेगा या फिर आपका रिसर्च पेपर बनेगा। इसमें मैंने सारे वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है। यू कैन सी इंफॉर्मेशन क्वालिटी मेरा एक वेरिएबल है। वी हैव गॉट compatibility, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, सेल्फ एफिकेसी, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, सब्जेक्ट इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग। दीज आर ऑल दी। अच्छा, मैं आपको एक बताया था मैंने कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता क्या है। नाउ दिस इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, यू कैन सी दिस इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये सारे जो है मेरे स्टडी के वेरिएबल हैं। टीईएल फैक्टर मैंने लिटरेचर से आइडेंटिफाई किया कि टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको मैं लिटरेचर से आइडेंटिफाई कर सकूं। मुझे लिटरेचर्स में कई सारे वेरिएबल मिले। उनमें से जो वेरिएबल थे वो था इंफॉर्मेशनल क्वालिटी। सपोज आप जूम में मीटिंग में लाइक क्लास कर रहे हैं अभी, तो इसका इंफॉर्मेशनल क्वालिटी कैसा है? लाइक आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दैट इज गुड और नॉट, दिस इज इंफॉर्मेशनल क्वालिटी। कंपैटिबिलिटी है कि नहीं आपका, आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो कि मुझसे अच्छा जानते होंगे जूम को यूज करना, या बहुत से ऐसे होंगे जो कि जानते ही नहीं होंगे और उनको फंबल होता होगा। तो आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है? थर्ड वन इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी। कोई दूर दराज के गांव में बैठा है, सपोज कोई कोंडा गांव में बैठा है, वहां पर उसको इस रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो वो कैसे करके क्लास करेगा? देन वी हैव गॉट सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब आपका सेल्फ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए अबव ऑल, जो टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग के ऊपर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट यूज। देन यू हैव गॉट सब्जेक्ट इंटरेस्ट, देन यू हैव गॉट इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग।
अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारे टीईएल फैक्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए। और स्टूडेंट परसीव बेनिफिट, आप कितना बेनिफिट इससे परसीव कर रहे हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं कि इन सभी चीजों से आपको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, इसके बेसिस में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो ये मेरा एक कंसेप्चुअल मॉडल मैंने ड्रॉ किया। और ये कंसेप्चुअल मॉडल अभी तक किसी भी रिसर्चर ने अक्रॉस द ग्लोब ड्रॉ नहीं किया है, इसलिए ये यूनिक है। देखिए, जब भी आप एक यूनिक कंसेप्चुअल मॉडल ड्रॉ करते हैं तो आपका रिसर्च पेपर बहुत अच्छी जगह में छप जाता है। तो इसीलिए शायद वो एमरल्ड में छपा है। अगर आपके पास वैलिड लाइक कंसेप्चुअल मॉडल नहीं है या फ्रेमवर्क आपके पास ऐसा अवेलेबल नहीं है जो कि यूनिक है, तो आपका रिसर्च पेपर जो है वो अच्छे जगह में नहीं छप पाएगा, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो एवरेज, ऑन एन एवरेज वो रह जाएगा। तो कंसेप्चुअल मॉडल सोचना है कि क्या क्या अपने अराउंड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू को सर्च करना है, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू गैप आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या गैप हो सकता है जिसपे काम नहीं हुआ। एक ऐसा चीज हो सकता है जरूर कि इंफॉर्मेशनल क्वालिटी का स्टूडेंट परसीव बेनिफिट पे काम हुआ हो, ये एक रिलेशनशिप मैं बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशनल क्वालिटी का स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन पे काम नहीं हुआ, जो लिटरेचर में नहीं अवेलेबल, जो कि मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे वेरिएबल्स के ऊपर कुछ काम नहीं हुए, डेफिनेटली काम हुए होंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये जो यूनिक मॉडल मैंने प्रपोज किया है इसके ऊपर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, दैट इज वाई इट इज नोवल। इसीलिए ये नोवल है और इसीलिए ये सबसे ठीक है। उसके बाद मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस कैसे लेते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है। बिकॉज दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, माने आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझें तो फिर आपको लगेगा कि लाइक कैसे करके करना है, आइडेंटिफाई कैसे होना है, यू विल नो। तो उस पर्टिकुलर मॉडल को मैंने तोड़ा, यहाँ पर यू कैन सी। और छोटे छोटे मॉडल में मैंने टेस्टिंग किया है, 6-7 डिफरेंट छोटे मॉडल आए, उसका टेस्टिंग हुआ है। एंड टेस्टिंग होने के बाद जो है वो डिस्कशन एंड फाइंडिंग्स के रूप में जो भी मैंने पाया हाइपोथेसिस टेस्टिंग के रूप में वो डिसीजन मैंने लिखा है यहाँ पर। और फाइनली वो कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी और कंक्लूजन ड्रॉ किया है। लास्ट में मैंने रेफरेंस डाला है, यू कैन सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। जो भी ऊपर में मैंने साइटेशंस दिया हुआ है वो लास्ट में आपको रेफरेंस के कॉलम में मिल जाएंगे। और जितने भी रेफरेंस मेरे हैं ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, आप देख सकते हैं, दीज आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड, ए से है तो सारे पहले ए से ही है। और यहाँ पर जो डीओआई की मैंने बात की थी, दिस इज द डीओआई। डीओआई का मतलब होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। लिख लें आप अगर नहीं लिखे हैं तो, इट इज डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अगर किसी रिसर्च पेपर में या किसी बुक में अगर डीओआई मेंशन्ड है तो इस डीओआई की मदद से आप वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हैं, ये आर्टिकल आपको पूरा अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे पेड होंगे वो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये डीओआई जो है वो आपको इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर तक के लेके जाएगा ऑनलाइन जो साइट्स पे, जो कि ये डायरेक्टली पेपर का नाम भी आप अगर आप डालेंगे तो कई जगह में आता नहीं है, लेकिन डीओआई अगर आप डालते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर तो वो डेफिनेटली वहां तक आपको लेके पहुंच जाएगा। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा 14 पेज का रिसर्च पेपर है, अप्रोक्सीमेटली 13.5-14 पेज का रिसर्च पेपर है। और लास्ट 4 पेजेस जो है वो मैंने रेफरेंस डाले, सिर्फ रेफरेंस। ये बिब्लियोग्राफी नहीं है, बिब्लियोग्राफी अलग होता है, रेफरेंस अलग होता है। तो आपको ये भी समझना है कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस के अंदर डिफरेंसेस क्या है। रेफरेंस वो होता है जो डायरेक्टली कोट होता है, जिस जैसे कि मैंने किसी ऑथर को डायरेक्टली कोट किया है और यहाँ पर लिख दिया है कि ये देखिए, ये सारे मूरे एंड जो भी डिफरेंट कलर में लिखा है, ब्लू कलर में लिखा है, जैसे सिंह 2016 हैव गॉट लिन एटॉल। एटॉल इसलिए लिखा जाता है बिकॉज उसमें 3 से ज्यादा ऑथर्स हैं और उनका ईयर, जिस ईयर में उन्होंने पब्लिकेशन किया था वो ईयर लिखा जाता है। तो ये सारे रेफरेंस को मैंने इन द एंड डाला है कि ये बातें जो है वो इन्होंने कही थी, उस समय कही थी, 2018 में कहा था, 17 में कहा था, 2002 में कहा था। तो ये रेफरेंस को सारे को मुझे डालना है और एक भी रेफरेंस छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर में डाल दिया और नीचे में छोड़ दिया, तो दिस इज नॉट गुड, वो फिर सही रिसर्च नहीं कहलाएगा।
तो ऐसा ही आप जब भी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये तो छोटा रूप हो गया, एक रिसर्च पेपर वाला रूप हो गया। आप रिसर्च प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो थोड़ा बृहद रूप से उसको बनाना पड़ता है, थोड़ा इलेबोरेटेड वे में वो रहेगा। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट साइट। ये एक साइट मैंने आपको बताया। एक और साइट आपको बताता हूँ जो साइंस डायरेक्ट के नाम से फेमस है। और साइंस डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप स्कोपस भी डाल सकते हैं। scopus.com, आप लिख लें scopus.com। और scopus.com आप जैसे ही डालते हैं, अगेन ये भी साइट ऐसा है जिसमें कि आपको साइन इन रिक्वायरमेंट्स होंगे, और बिना साइन इन के आप अंदर नहीं घुस सकते। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट, यू कैन सी इट। ये डॉक्यूमेंट है, ये आर्टिकल टाइटल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को सर्च करेंगे, वो सर्चिंग डॉक्यूमेंट्स में वो आ जाएगा। मैं आपको साइन आउट करके एक डिफरेंट, फिर से एक बार साइन इन करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो डिफरेंट लॉगिन आईडी से हो गया था। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मुझे साइन इन करते ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका अगर अकाउंट नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको अकाउंट बनाना पड़े। अब देखिए मैं साइन इन हो गया हूँ, PD पुष्कर दुबे @gmail.com में। अब मैं यहाँ पर दो कॉलम है, ऑथर सर्च और सोर्सेस। ये दो सोर्सेस है। अगर मैं सोर्सेस पे जाऊं, ये स्कोपस या एल्सीवियर या साइंस डायरेक्ट का साइट है, और ये बहुत अच्छा साइट है, लाइक यू कैन सर्च एनीथिंग। यहाँ पर जो सोर्सेस का साइट आया है, इसमें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को तीन चार ऑप्शंस दिखते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज सब्जेक्ट एरिया, सेकंड इज टाइटल, थर्ड इज पब्लिशर, फोर्थ इज ISSN। तो आपके पास इन चारों में से कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है, मैं अगर सब्जेक्ट एरिया में सर्च करना चाहता हूँ तो वैसा डिस्प्ले करेगा। अगर मुझे आर्टिकल का टाइटल पता है तो डायरेक्ट मैं टाइटल डाल दूं, पब्लिशर पता है तो पब्लिशर डाल दूं, और ISSN पता है तो ISSN नंबर डाल दूं। ISSN का क्या मतलब होता है, अगेन मैं बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर जिस जर्नल में पब्लिश होता है, उसका एक ISSN नंबर होता है। जैसे ISBN नंबर बुक में होता है, वैसे ISSN नंबर होता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन लाइक लाइन है एक पर्टिकुलर जर्नल का, या फिर साइट का, वो जिस जर्नल में पब्लिश हुआ हो। ISSN नंबर दो टाइप के होते हैं, एक EISSN होता है, और एक प्रिंट वर्जन वाला ISSN होता है। तो ये चार एस्पेक्ट्स को लेके हम सर्च कर सकते हैं। लेट लेट मी सर्च विथ रेफरेंस टू टाइटल। अगर मुझे कुछ भी पता नहीं है, अगेन कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो मैं कर्म, सिर्फ मैंने कर्मा डाला और सर्च किया, तो कोई भी आर्टिकल ऐसा दिखा नहीं रहा है, क्योंकि मुझे आर्टिकल पूरा पूरा का पूरा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, आर्टिकल का टाइटल लिखना पड़ेगा। तो मैं सब्जेक्ट एरिया डाल के सर्च करूं, ये ब्रॉडर डोमेन है, और इसमें भी शायद ना आए। नहीं, सब्जेक्ट एरिया में बहुत सारी चीजें, जैसे मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अगर मैं मैनेजमेंट डालूं तो ये सारी चीजें आ रही है, देखिए बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट अगर मैंने अप्लाई कर दिया, तो सब्जेक्ट एरिया इसमें भी मुझे टिक करना पड़ेगा कि मैं जर्नल्स में सर्च करना चाहता हूँ, या बुक सीरीज में, या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में, तब फिर शायद ये दे दे। इसमें भी नहीं है। पब्लिशर वाइज भी हम सर्च कर सकते हैं। लेट अस से इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेस, ये सब्जेक्ट एरिया है। मैंने अप्लाई किया पब्लिशर के थ्रू से। हाँ, इस साइट में कुछ अभी शायद प्रॉब्लम हो। ऑथर सर्च एक बार करके देखते हैं। किसी भी ऑथर का अगर आप नाम जानते हैं, तो ऑथर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आप जैसे डालते हैं, मैंने अपना नाम डाल के एक दिन देखा, हाँ ये वाला वर्क कर रहा है। तो दुबे पुष्कर के नाम से तीन, लाइक पुष्कर दुबे के नाम से तीन लोग मुझे मिले, जो कि स्कोपस में पब्लिकेशन उनका है, और उनका एफिलिएशन भी लिखा है, जैसे कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक है,
केयर इंडिया सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक है, और सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें एक है। तो ये कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? 19 डॉक्यूमेंट मेरे स्कोपस में लिस्टेड हैं, वो दिखा रहा है। और ये व्यू लास्ट टाइटल है, उसमें भी दिखा रहा है। और जैसे ही मैं दुबे पूछकर को क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे द्वारा जितने किए गए पब्लिकेशन का जो भी हिसाब किताब है वो पूरा डिस्प्ले करके दे देते हैं। जैसे कि 45 डिफरेंट साइटेशंस हैं जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने किया है, 19 डॉक्यूमेंट है, और मेरा H-index 5 है। H-index का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर साइटेशन लेवल में कितने मेरे रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। 2018 से लेके 24 तक कितने साइटेशन है वो भी दिखा रहा है। एंड जो 19 डॉक्यूमेंट्स अभी तक पब्लिश्ड हैं, वो 19 डॉक्यूमेंट्स का ये लिस्ट वो दिखा रहा है। तो दिस इज द वे। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑथर को जानते हैं तो ऑथर वाइज सर्च होगा, या फिर किसी सोर्स को आप जानते हैं तो सोर्स में आप पब्लिशर को, सब्जेक्ट एरिया को, ISSN को लिखे आप अपने सारे सर्च इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत दो की इनसाइट्स हैं। एक emerald.com एमरल्ड साइट है, दूसरा है साइंस डायरेक्ट, या फिर हम उसको बोलते हैं एल्सीवियर, या फिर उसको बोला जाता है स्कोपस। तो ये तीनों एक ही चीज है, स्कोपस, एल्सीवियर और साइंस डायरेक्ट। दीज आर थ्री सिनोनिम्स है। और इसका वेबसाइट जो है साइंस डायरेक्ट में आपको मिलेगा, या फिर scopus.com में मिलेगा। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। अनदर एस्पेक्ट इज, एक और बहुत अच्छा साइट है जो कि है online library.wiley। वाइली पब्लिकेशन का आपने नाम सुना होगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी को मैं डेमोन्स्ट्रेट अभी नहीं करूंगा। एक और है tenfononline.com, देन यू हैव गॉट सेज पब्लिकेशन। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स है जो कि जिससे कि आप आर्टिकल्स अपने निकाल सकते हैं। दो चार और वेबसाइट मैं ये करूंगा, डिफरेंट वेबसाइट्स फॉर आर्टिकल फाइंडर। अगेन, जेन वेबसाइट है, स्प्रिंजर है, कैम्ब्रिज कोर है, इरिक है, टॉक टू बुक्स है। ये टॉक टू बुक्स एक बहुत अच्छा लाइक साइट है। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस वन। इसको कॉपी करके मैं ले गया, टॉक टू बुक्स। ये देखिए, इसमें आपको बहुत सारे बुक्स मिल गए हैं। इसमें आपको लाइक सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन सा बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं है, वट एवर दैट मे बी। बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, 2018 में ही ये लॉन्च हुआ है। अनदर इज, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है अगेन, रिसर्च गेट एंड DOAJ, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। इसको आप याद कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत मदद करेगा। DOAJ, जैसे ही मैंने DOAJ.org टाइप किया, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, इसका मतलब होता है कि जो भी आर्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो भी आर्टिकल्स, वो आपको DOAJ में मिल जाएंगे। और इसमें देखिए ये बताया है कि 80 लैंग्वेजेस के आर्टिकल अवेलेबल हैं, 134 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन उसमें है, और 13,558 जर्नल्स अवेलेबल हैं, वो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन, बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें हैं, लाइक दीज आर द आर्टिकल्स रिकॉर्ड। तो इतने सारे 10 लाख समथिंग आर्टिकल्स इसमें है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आर्टिकल में बस क्लिक करूंगा, और अगेन, जॉब सेटिस्फेक्शन, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बस दे रहा हूँ जॉब सेटिस्फेक्शन को इन ऑल फील्ड। यहाँ पर आपका सर्च कैटेगरी कैसे होना चाहिए कि ऑल फील्ड में जॉब सेटिस्फेक्शन आए, या फिर टाइटल में आए, या एब्स्ट्रैक्ट में आए, सब्जेक्ट में आए, ऑथर में आए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स जिसके टाइटल में जॉब सेटिस्फेक्शन हो वो सारे मुझे डिस्प्ले हो। और जैसे मैंने सर्च किया, आप देखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। 3,158 इंडेक्स्ड आर्टिकल ऐसे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन टाइटल में आया है। तो सपोज आप जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर में अगर करना चाहते हैं आपका रिसर्च, तो इतने सारे रिसर्च पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी हैं, तो उसमें आपको लाइक आपको रिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर रिफाइन करने का भी एक मैकेनिज्म है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रिफाइन करने का मैकेनिज्म वो दिया हुआ है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सोशल साइंस में ही वो आए, मैं नहीं चाहता कि दूसरे सब्जेक्ट्स का कोई भी
वो डिस्प्ले करे। एग्रीकल्चर में अगर कुछ काम हो या इस पे काम हुआ है तो मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ सोशल साइंस का चाहिए। और सिर्फ सोशल साइंस में कॉमर्स और कम्युनिटी क्लासेस, ये दो टू है। तो अभी जो मेरा 3,000 समथिंग आर्टिकल सर्च हुआ था, वो सीधा सीधा 1,307 इंडेक्स आर्टिकल आ गया। मतलब आर्टिकल्स जो है वो स्क्वीज हो गए, मतलब उसने जो है वो फिल्टर कर दिया। अब ये मोर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको मैं स्टडी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे डिसिप्लिन रिलेटेड है। और ऊपर में दिया है ये जर्नल का नाम है, नीचे में टाइटल है, और इसको मैं निकाल के पढ़ सकता हूँ। द लिंक बिटवीन लीडरशिप स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, परसेप्शन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इथोपिया इलेक्ट्रिक यूटिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज और पता चल रहा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ लीडरशिप स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज परसेप्शन, ये दो वेरिएबल मुझे और मिल गए, जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ इनका काम हुआ है। सिमिलरली अगर दूसरा को पढ़ूं तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ इथिकल प्रिंसिपल ऑन जॉब कमिटमेंट एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अब एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात हुई, जॉब कमिटमेंट एक और वेरिएबल है जो मुझे मिल गया है। तो आपको वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से जाना है और उस पे लिस्ट डाउन करना है कि अदर वेरिएबल मेरे क्या क्या हो सकते हैं जिसपे कि मैं काम कर सकूं। तो आपको ऐसे ही लिस्ट आउट करना है। अगेन, द रोल ऑफ इथिकल लीडरशिप इन साइकोलॉजिकल कैपिटल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ इमाइग्रेंट वर्कर्स, एविडेंस फ्रॉम होटल इंडस्ट्री इन साइप्रस। तो यहाँ पर लीडरशिप इन साइकोलॉजिकल कैपिटल, ये एक और वेरिएबल मिल गया, और इसने काम किया इमाइग्रेंट वर्कर के ऊपर में। और इसको मैं अगर क्लिक करके खोलूं तो देखिए इसका एब्स्ट्रैक्ट मिल गया मुझे, अबाउट द जर्नल्स ये मिल गया, एंड नंबर ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें मुझे अवेलेबल हो गई। और ये वेबसाइट किसका है, ये सेज पब्लिकेशन का एक आर्टिकल है, जो मुझे पता चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ तक के सभी कोई क्लियर है? चैट बॉक्स में आप लिख के बताएं। सर एमराल्ड को कैसा पता चलेगा कि आपने ये किया है? एमराल्ड को पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया है। इनफैक्ट एमराल्ड में जो जर्नल्स हैं उसको मैंने जब भेजा था तो वो रिव्यू के प्रोसेस में होके एमराल्ड में वो आर्टिकल छपा है। तो एमराल्ड को बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पता होना चाहिए। और आप रिसर्च आर्टिकल, जब भी किसी रिसर्च आर्टिकल को निकाल के पढ़ते हैं तो उसमें जर्नल का नाम और पब्लिशर का डिटेल्स लिखा होता है। स्प्रिंजर का आर्टिकल का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, एमराल्ड का अलग होता है। जो खाली वाले रहते हैं, जो सस्ते जर्नल्स रहते हैं, आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग सस्ते जर्नल्स में छपवा लेते हैं 1,000 2,000 3,000 देके। तो मैं अपने जर्नल्स को छपवाने के लिए पैसे नहीं देता, रादर मुझे अगर कहीं से पैसे मिलते हैं तो मैं लेता हूँ। तो देर आर टू डिफरेंट अप्रोच, ये अप्रोच वाली बात है। ठीक है। जिसके पास ऑफिशियल मेल आईडी नहीं है तब फिर वो गूगल स्कॉलर में चेक नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, गूगल स्कॉलर के लिए ऑफिशियल मेल आईडी की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दूं। सिर्फ रिसर्च रैबिट एक ऐसा ऐप है जिसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे जो वेबसाइट मैंने बताया वो आप अपने मेल आईडी से भी कर सकते हैं। जैसे डीओएजे एक साइट है, जिसमें अपने मेल आईडी से आराम से सभी चीजें खुल सकती है। गूगल स्कॉलर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें से खुल सकता है। कनेक्टेड पेपर्स में फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट खुल सकता है। तो नंबर ऑफ जो साइट्स हैं जिसमें कि आराम से खुल सकता है। ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली आप सभी लोग क्लियर हैं। यहाँ पर से मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, लाइक, एंड देन फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स ब्रेक।
स्टार्ट करते हैं फिर से। आवाज आ रही है मेरी? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, आ रही है। ऑडियो क्लियर है। ठीक। आप जो भी लाइक हैंड रेस कर रहे हैं इन द एंड, चलिए आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। संतोष दिनकर बालको, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अगर बोलना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूं। बताइए। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए आपका क्या इशू है। शायद कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो ऐसे ही कर दिए। ओके, लेट अस कंटिन्यू फर्स्ट, तो बाद में एट द एंड ऑफ द क्लास फिर देखेंगे जो भी। नाउ लेट अस कंटिन्यू टू सम डिफरेंट साइट्स अगेन। एक मैंने डीओएजी आपको बताया, दूसरा एक बहुत अच्छा साइट है दैट इज नोन एज रिसर्च गेट। रिसर्च गेट एक ऐसा साइट है जो कि सारे रिसर्च कम्युनिटी को एक दूसरे से जोड़ता है। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जिनको रिसर्च गेट ने जोड़ के रखा हुआ है। तो रिसर्च गेट डॉट नेट स्लैश होम में अगर आप जाके देखेंगे, लेट मी सर्च रिसर्च गेट डॉट नेट पब्लिक होम। ये मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, इसीलिए ये डिस्प्ले कर रहा है। यू कैन सी माय प्रोफाइल, योर प्रोफाइल इज देयर। और किसी भी रिसर्चर के प्रोफाइल में आप जाके देख सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल है। एंड इसमें कितने रिसर्च आइटम्स अवेलेबल है, जैसे कि ये दिखा रहा है कि 102 रिसर्च आर्टिकल्स मेरे अवेलेबल है, जिसमें कि 40 आर्टिकल है, 2 बुक्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर 10 हैं, एक थीसिस है, 6 पेटेंट है, 17 डेटा है, रिसर्च प्रपोजल 5 है। और इन ऑल ऐसे मिला के 102 चीजें मैंने अपलोड की हुई हैं। और एफिलिएशन मेरा दिया गया है, रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर जो है वो दिखा रहा है, और साइटेशन 352 यहाँ पर है करके दिखा रहा है। सभी साइट्स के अपने अपने साइटेशंस होते हैं, जैसे कि गूगल स्कॉलर में अलग साइटेशन था, स्कोपस का साइटेशन अलग होता है, रिसर्च गेट का साइटेशन अलग होता है, और इन सभी के एच इंडेक्स वगैरह सब अलग होते हैं। उसका कारण ये है कि ये इनका एक अपना मैकेनिज्म है रिसर्चर को या रिसर्च आर्टिकल को रेट करने के लिए। तो बहुत अच्छा किसी को नहीं बोल सकते या बहुत बुरा किसी को नहीं बोल सकते, सबके अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों होते हैं। यहाँ पर अगर आपको सर्च करना है अगेन कोई भी आर्टिकल रिलेटेड टू, लेट मी सर्च हियर। कर्म अगर मैंने सर्च किया तो 3 4 चीजें हैं। मैं रिसर्च में सर्च करना चाह रहा हूँ, या पीपल में सर्च करना चाह रहा हूँ, या जर्नल्स में सर्च करना चाह रहा हूँ, ये कर्म वेरिएबल को। तो कर्मा मैंने रिसर्च में सर्च किया, तो ये सारे कर्म के रिलेटेड जो भी लाइक वेरिएबल्स हैं, ये सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये सारे आर्टिकल्स हैं। और कई आर्टिकल देखिए जिसमें कि डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, वो डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जहां पर लिखा है कि रिक्वेस्ट फुल टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ये टेक्स्ट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर ऑथर के पास में। और मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ डायरेक्टली, अगर मैंने डाला तो एक रिक्वेस्ट में डाल देता हूँ। देखिए जैसे मैंने रिक्वेस्ट डाला, तो उसके पास, उस पर्टिकुलर ऑथर के पास नोटिफिकेशन चला गया होगा जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है या जिसका प्रोफाइल अवेलेबल है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो आपको ऑन रिक्वेस्ट भी मिल सकता है, जो कि पेड आर्टिकल्स हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है। और ये ऐसा साइट है जो कि डिफरेंट रिसर्च कम्युनिटीज को जोड़ता है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को मैं नहीं जानता और रिसर्च गेट में वो है और मैं उनके आर्टिकल को फॉलो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर से मैं एक रिक्वेस्ट डाल के उस पर्टिकुलर आर्टिकल को मंगा सकता हूँ उनसे, और उस प्रोसेस में वो मेरे को जान भी सकते हैं। तो रिसर्च कम्युनिटी में जब लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स ये जब बातचीत करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, जिससे कि एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है कि कौन भारत में कौन अच्छा कर रहा है मैनेजमेंट के फील्ड में, या
अन्य फील्ड में कौन अच्छा कर रहा है, तो सारे लोगों के प्रोफाइल्स इस पे अवेलेबल हैं। तो ये एक और अच्छा साइट है जो कि आप यूज कर सकते हैं, रिसर्च गेट। इसमें इसमें आपको एक अकाउंट खोलना होता है, और अकाउंट अगर आप नहीं भी खोलते हैं तो भी आप जनरल सर्च में जाके कुछ आर्टिकल्स को एटलीस्ट सर्च तो कर ही सकते हैं। एक और अच्छा साइट मैं आपको बताऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पूरा लिख लीजिए कि कहाँ से आपको लाइक लिटरेचर मिलेगा। ये 3 ओपन थीसिस के डेटाबेस हैं। इन्फ्लिबनेट, शोधगंगा, ये आपने नाम सुना होगा। शोधगंगा एक ऐसा साइट है जिसमें कि भारत में जितने भी पीएचडी हो गए हैं वो सारे पीएचडी अवेलेबल हैं शोधगंगा.inflibnet.ac.in में। ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशन, जो डिसर्टेशन आप प्रिपेयर करेंगे उसके लिए भी एक साइट है oatd.org। इसमें ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशन आपको मिलेगा, और ब्रिटिश ई लाइव ई थीसिस जो कि ethos.bl.uk में आपको मिल जाएगा। ये 3 प्रोमिनेंट साइट्स हैं जिसपे कि आपको कंप्लीट थीसिस, आइदर पीएचडी थीसिस या एमफिल थीसिस या एमबीए का थीसिस, ये सारे अवेलेबल होंगे। पहले स्टार्ट करते हैं shodhganga.inflibnet.ac.in से। ये इंडिया का ही साइट है, शोधगंगा। आप गूगल पे जाके डायरेक्टली शोधगंगा भी अगर मैंने टाइप करेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेट मी सी, थोड़ा सा साइट शायद स्लो है, लेकिन ओपन इन न्यू टैब ऑल्सो। शोध गंगा थीसिस अगर मैं डायरेक्टली भी अगर सर्च करता हूँ तो ये आ जाता है, यू कैन सी, ये आ गया। ये शोध गंगा का साइट है, और इसमें देखिए 53,301 थीसिस, 53,301 थीसिस अवेलेबल है, पूरा थीसिस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप जाके पढ़ सकते हैं। इसमें कितने सिनॉप्सिस अवेलेबल है, 13,575 सिनॉप्सिस अवेलेबल है। ये एमआरपी क्या है? एमआरपी होता है कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। पीडीएफ का मतलब होता है पोस्ट डॉक्टरल फेलोज का रिपोर्ट्स अवेलेबल है। तो एमआरपी 26 एमआरपी अवेलेबल है, पीडीएफ 46 अवेलेबल है, और फेलोशिप जो है वो 5 अवेलेबल है। ऑफ लेट ये जो कंपोनेंट है सिनॉप्सिस का और एमआरपी का, ये ऑफ लेट आया है। और इसमें आप कहीं पर भी जाके, लाइक कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर साइट पे सर्च एंड ब्राउज के कॉलम में जाके यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट में आप सर्च कर सकते हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, माने कोई भी थीसिस आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेट मी जस्ट सर्च, मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने यूनिवर्सिटी का भी होगा। ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया, माने यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया में जितने यूनिवर्सिटी हैं उसमें कितने थीसिस अवेलेबल हैं वो आप देख पा रहे होंगे। अभिलाषी यूनिवर्सिटी 17 थीसिस हैं, एडमेस यूनिवर्सिटी इतने हैं, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी 18 थीसिस हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 10,000 थीसिस इन्होंने अपलोड किया हुआ है। लेट अस सर्च फॉर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ने 149 थीसिस अभी तक अपलोड किए हैं। आप राइट हैंड साइड में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सिमिलरली सी वी रमन यूनिवर्सिटी ने 26 थीसिस, सॉरी ये दिस वन इज अ डिफरेंट सी वी रमन। लेट मी सर्च फॉर माय ओन यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी का भी नाम कहीं ना कहीं होगा जरूर। ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के साथ थीसिस अवेलेबल है, यहाँ पर दिख रहा है। इसका डिस्प्ले जो है शायद लाइक यूनिवर्सिटी वाइज है, अल्फाबेटिकल वाइज नहीं है। KLMNOP NONP यहाँ पर आनी चाहिए, अगर पी से है तो।
परियार यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, दिस इज दैट 2915 थीसिस यहाँ अवेलेबल है, यू कैन सी। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, ये हमारे यूनिवर्सिटी का है, 250 थीसिस आर अवेलेबल। अगर मैं इसमें जाके देखूं, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में, लेट मी क्लिक। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसके बाद आप बोलेंगे कि सर थीसिस हमको कहाँ से मिलेगा, या लिटरेचर कहाँ से मिलेगा। तो डिटेल आपको इन डेप्थ होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तब तक आप डिसर्टेशन अपना कर नहीं पाएंगे। एंड रिसोर्सेज इज वेरी वेरी एसेंशियल। थोड़ा सा साइट जो है वो स्लो है। ये सारे वेबसाइट्स को आप नोट करके रख लें, और आज से ही अपना लाइक जो भी टॉपिक्स पे आप इंटरेस्टेड हैं या जो भी संस्था में आप काम करते हैं, रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है, वो सभी चीजों को आप करें। ये देखिए यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का एक डेडिकेटेड वेब पेज है, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज भी मैं सर्च कर सकता हूँ, ईयर जो कंप्लीशन है उसके वाइज भी मैं सर्च कर सकता हूँ, और लैंग्वेज वाइज भी सर्च हो सकता है। लेकिन अब जाना है डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में 15 थीसिस अवेलेबल है। सपोज मैं अपना ही डिपार्टमेंट का देखूंगा या देखना पसंद करूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में 15 थीसिस आर अवेलेबल। अगर मैंने वहां पर क्लिक किया है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में, तो वेब थोड़ा सा स्लो है, ये मेरे को वहां तक लेके जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें अच्छा काम हो रहा है, उसको हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर का भी जो पीएचडी थीसिस है वो अवेलेबल है। और आप अपने हिसाब से लाइक फाइनेंस एरिया में आप करना चाहते हैं, या मार्केटिंग एरिया में करना चाहते हैं, या एचआर के एरिया में करना चाहते हैं, इसमें वाइड रेंज ऑफ कवरेज है, जिसको जो फ्री डोमेन में अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्टिव होगा, ये पूरा का पूरा थीसिस आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में इतने सारे लोगों ने पीएचडी यहाँ से करवाया है। नाउ माय नेम इज लिस्टेड डाउन द लाइन। ये दो नाम मेरे हैं यहाँ पर, इनफैक्ट दो से ज्यादा हो गया, लेकिन दो ही अपलोड हुए हैं अभी तक। जैसे ये सतीश कुमार साहू, he has done PhD under me, and बकुला कुमारी, she has also done PhD under me। तो एक थीसिस पे क्लियर करके देखते हैं क्या आता है और कैसे उसको डाउनलोड करते हैं, थोड़ा मैकेनिज्म जानते हैं। ये देखिए इस पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। टाइटल ऑफ थीसिस क्या है, स्टडी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स इन छत्तीसगढ़। और ये पूरा ईयर जो कंप्लीशन है वो 2021 में है। इसको मैं क्लोज करूंगा, और इसका एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आप जान जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या किया गया है। चैप्टर वाइज एब्स्ट्रैक्ट इसमें लिखा गया है। ये यूआरएल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करके रख लूँ, जब भी आपको लगे कि एक थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको फिर से आपको खोजना पड़ेगा, तो ये जो यूआरएल है उसको आप कॉपी कीजिए और अपने कहीं पर रख लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप यूआरएल को बस टाइप करेंगे तो आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। इसमें देखिए एवरीथिंग, चैप्टर नंबर, कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ये सारे अवेलेबल हैं। और 6 डिफरेंट चैप्टर्स में एंटायर थीसिस को कंप्लीट किया रहा गया है। विथ रेफरेंस टू सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। टाइटल पेज ये है, सर्टिफिकेट ये है, प्रिलिमिनरी पेज ये है। तो मैं सभी को इंडिविजुअली मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टाइटल पेज। टाइटल पेज को अगर मैं डाउनलोड करूं, तो ये ऐसा दिख रहा है। ऐसा ही आपको बनाना है टाइटल पेज अपना। यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस आ जाएंगे, लाइक लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आप डिसर्टेशन में अगर कुछ भी लाके अगर सबमिट करेंगे तो डिपार्टमेंट उसको नहीं लेगा। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। और ये प्रोसेस मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज आने वाला समय में ये आपको हेल्पफुल होगा। ये पर्टिकुलर थीसिस मेरे पास लाइक अवेलेबल भी होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इनिशियल के जो पेजेस है जिसमें कि आपको एडिट करना पड़ेगा, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट आप बनाते रहें। तो इसमें पूरा लिखा है कि सुपरवाइजर का नाम क्या है, किसने सबमिट किया है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की जगह में आपका लाइक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। और कुछ कुछ चेंजेस होंगे जो किया जाएगा। ये फर्स्ट पेज, इनिशियल पेज था।
देन यू हैव गॉट सर्टिफिकेट प्रिलिमिनरी पेज। प्रिलिमिनरी पेज में किस ढंग से आपको पूरा चीजों को प्रेजेंट करना है, या इंडेक्सिंग, जो इंडेक्सिंग आप बनाएंगे वो कैसा रहेगा। वुड यू लाइक टू गेट द फुल थीसिस फ्रॉम शोध गंगा। ये पूछ रहा है कि आप फुल थीसिस चाह रहे हैं क्या। यस वी डू वांट द फुल थीसिस। जस्ट अ मिनट। ये जो प्रिलिमिनरी पेज है उसको एक बार देख लेते हैं। इसका जो लिंक है उसमें मैंने क्लिक किया है, जो वेबसाइट दिया गया था। एंड लेट मी सी इफ एट ऑल इट इज अवेलेबल। जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं क्या। लेकिन साइट में अगेन कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये डायरेक्टली आपका जो है वो डाउनलोड हो जाता है। इसमें बहुत, इसमें एक ये भी था, डाउनलोड ऑल फाइल्स। लास्ट में डाउनलोड ऑल फाइल्स का भी ऑप्शन है। जैसे डाउनलोड ऑल फाइल्स का भी ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, क्योंकि ये हैवी फाइल है तो डाउनलोड होने में डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा। और ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक साथ आप पूरे थीसिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये थीसिस को आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको एक रफ आइडिया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। और आज तो बेसिकली हमने बात की है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे हमको सर्च करना है। और रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज रिव्यू के बेसिस में ही हम सारे एंटायर थीसिस को जो है वो ये कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी, ये डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो गया है। यू कैन सी जिप जिप फोल्डर में 32 MB में ये डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको हैंड्स ऑन करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में ये आपको मत लगे कि नहीं सर ने बता दिया है और ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो ये वाला पर्सपेक्टिव होना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं पूरे हैंड्स ऑन करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे लाइक आप पर्टिकुलर चीज को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए टाइटल पेज ये आ गया। दिस वन इज द टाइटल पेज। सेकंड जो पेज है वो सर्टिफिकेट्स वाला पेज है। तो लेट मी सी, एक एक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दिस इज द सर्टिफिकेट पेज। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ द सुपरवाइजर है। जब भी आप थीसिस बनाएंगे अगेन आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। देन यू हैव टू अटैच अ सर्टिफिकेट। और ये सारी चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगेन कुछ भी लिख दिया। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। हिंदी हिंदी वाले जो भी हैं तो अप्रोप्रिएटली आपको हिंदी में करना होगा। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के सर्टिफिकेट्स है जो उन्होंने लगाया है। आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। ये आईईसी का सर्टिफिकेट है। देन यू हैव गॉट, उसने जहां से भी परमिशन लिया, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस। तो आप जहां जिस संस्था से आप सपोज डेटा कलेक्शन करेंगे उस संस्था से आपको परमिशन की भी जरूरत पड़ेगी। सपोज आप बिजली विभाग में है तो ऐसा नहीं है कि बिजली विभाग से सारे लोगों से आपने डेटा ले लिया। तो बिजली विभाग से आपको एक परमिशन लगेगा जिसके लिए दिस इज द लाइक द परमिशन लेटर। फिर एक कॉपीराइट अप्रूवल फॉर्म रहेगा जिसको आपको साइन करना पड़ेगा कि कॉपीराइट आपने यूनिवर्सिटी को दिया। फिर एक्नॉलेजमेंट, एक एक्नॉलेजमेंट होता है जिसमें कि आप किसको किसको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफिकेट्स है। कुछ प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं जो इसमें देखेंगे। देखिए प्रिलिमिनरी पेजेस में टेबल ऑफ कंटेंट, कितने सारे टेबल्स उस थीसिस में आए। चैप्टर 1 में कितने टेबल हैं, 18 टेबल्स हैं। देन यू हैव गॉट रिव्यू ऑफ लिटरेचर में तीन, सॉरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन में इतने सारे टॉपिक्स हैं और पेज नंबर उसका लिखा गया है। इंट्रोडक्शन 1 से 28 पेज तक है। देन अगेन रिव्यू ऑफ लिटरेचर 29 से 69 पेज तक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी यू हैव गॉट फ्रॉम 70 to 91। वैलिडेशन ऑफ मेजरमेंट स्केल, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, रिजल्ट एंड डिस्कशन, ये सारी चीजें लगी है। और इन द एंड एक समरी भी दिया गया है कि एग्जैक्टली थीसिस में पूरा क्या क्या हुआ।
ये देखिए रेफरेंसेस का कॉलम ये अवेलेबल है 180 टू 235, मतलब 180 पेज से लेकर 235 पेज तक सिर्फ रेफरेंस है। उसका मतलब ये है कि जो भी हमने एंटायर थीसिस में बात की है वो रेफरेंस और साइटेशन के साथ बात की है। तो ये सारे रेफरेंस भी आपको कलेक्शन करके रखने होंगे। फिर है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में बहुत सारी चीजें हमने लगाई हैं। पहला चीज है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का मतलब ये है कि मैं एक दो बार शायद आपके ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ कि रिसर्च रिलेटेड एक पीएचडी स्कॉलर हमारे हैं, उनका भी मैंने शायद शेयर किया हुआ था, जो क्वेश्चनर आप भरे होंगे। और मैं टाइम टू टाइम उसको इसलिए भी शेयर करता हूँ बिकॉज आपको एक हैंड्स ऑन हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चनर आपको भी बनाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये क्वेश्चनर अगर आप डिजाइन करते हैं खुद से तो आपके लिए इजी हो जाएगा डेटा कलेक्शन के लिए। अगर आपका टॉपिक आज डिसाइड हो जाता है तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चनर से डेटा कलेक्शन करने के लिए 1 से 2 महीना लगेगा। एंड क्वेश्चनर अगेन कैसे बनाना है वो अब मैं आपको बताऊंगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में। ये समराइज डेटा शीट ऑफ रेस्पोंडेंट, जो डेटा कलेक्शन होगा वो कैसे करके होगा और उसका क्या लगेगा, प्लेगरिज्म रिपोर्ट। एक चीज का आप ध्यान रखें सभी कोई, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर सपोज आप कहीं से भी कुछ भी प्रिपेयर करके लाके जमा करते हैं, सपोज आपने एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया और कहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया उस चीज को, या शोधगंगा में इतने सारे मैंने वेबसाइट आपको बताया, आपने डायरेक्टली लिया और उस चीज को कॉपी पेस्ट करके लाके दे दिया कि सर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हो सकता है कि वो कहीं से कॉपी भी हो। तो मुझे एज अ गाइड मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सही काम करके लाए हैं या फिर आपका जो मटेरियल है वो कॉपीड मटेरियल नहीं है। आपको पढ़ना जरूर है, ये सारे वेबसाइट से आपको निकाल के पढ़ना जरूर है, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है, उसको अपने शब्दों में लिखना है, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है आपको, सो दैट वो प्लेगरिज्म में ना फंसे। प्लेगरिज्म मैं पढ़ाऊंगा एक और क्लास में, शायद टुवर्ड्स द एंड में पढ़ाऊंगा कि प्लेगरिज्म होता क्या है। प्लेगरिज्म वो एक्ट है जो कि कॉपीड मटेरियल या कंटेंट को डिटेक्ट हम कर पाते हैं। पहले हमारे पास वैसे रिसर्च टूल्स नहीं थे जिससे कि हम प्लेगरिज्म को डिटेक्ट कर पाए। तो उससे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए, पूरे भारत में आए, जहां पर सपोज जम्मू कश्मीर के किसी यूनिवर्सिटी में अगर एक थीसिस हुआ है तो वो ऑनलाइन था नहीं, और वो ऑनलाइन था नहीं तो उसमें कई रिसर्चर ने क्या किया, उसको यहाँ लाया या कहीं और दूसरे यूनिवर्सिटी में लाया और अपना वर्क है करके उसमें नाम चेंज करके वैसा का वैसा डिपॉजिट कर दिया। उनको भी पीएचडी अवार्ड हो गया ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, उनको भी पीएचडी अवार्ड हो गया। लेकिन जब पता चला कि नहीं ये तो कॉपीड कंटेंट है, तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 18-20 साल के बाद पीएचडी की डिग्री उनसे वापस हो गई। ये सिर्फ कॉपीड कंटेंट के कारण हुआ। तो प्लेगरिज्म एक क्राइम है और उसके लिए यूजीसी ने गैजेट में नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि 10% प्लेगरिज्म तक आपको अलाउड है। कि अगर आपको लेना है कोई भी टॉपिक, सॉरी कोई भी अगर कंटेंट्स लेना है तो 10% तक अलाउ है या फिर 10% तक छूट है। 10% से ऊपर अगर प्लेगरिज्म आता है आपकी थीसिस में तो उसको सबमिशन के लिए लिया नहीं जाएगा। तो प्लेगरिज्म टेस्ट करने का हमारे पास एक मैकेनिज्म है, हमारे पास प्लेगरिज्म का टूल है यूनिवर्सिटी में। तो आप जब भी अपना रिपोर्ट लेके आएंगे तो पहले हम प्लेगरिज्म का टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपका सबमिशन हो पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी कुछ भी कंटेंट अगर आप देते हैं तो वैसा जमा नहीं होगा। फिर अपेंडिक्स में पीएचडी का कोर्स वर्क सर्टिफिकेट इन्होंने डाला है और पब्लिश्ड पेपर, जो भी पेपर उनके पब्लिश हुए हैं वो डाला है। तो ये कंटेंट इस तरीके से बनेंगे आपके। हो सकता है कि ये पीएचडी थीसिस हो तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मोर और लेस वो सेम रहेगा। फिर एक एब्स्ट्रैक्ट डालना होगा जिसमें आपको मेंशन करना होगा कि चैप्टर 1 में आपने क्या किया, चैप्टर 2 में क्या किया, चैप्टर 3 में क्या किया, चैप्टर 4 में क्या किया, और आपके जितने भी चैप्टर्स है उसमें आपने क्या क्या किए। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपके डिफरेंट टेबल्स होंगे कि कितने सारे आपने टेबल्स ड्रॉ किए। वो टेबल के नंबर के साथ टाइटल एवरीथिंग इज अवेलेबल, कि किस पेज नंबर में कौन सा टेबल अवेलेबल है। देन यू हैव गॉट लिस्ट ऑफ फिगर्स, कितने सारे फिगर्स डाले हैं, वो सारे फिगर्स के लिस्ट डाले हैं। एंड देन यू हैव गॉट ग्लोसरीज। ग्लोसरी ऑफ टर्म का मतलब ये होता है कि एब्रीविएशन कहाँ कहाँ छोटा छोटा एब्रीविएशन लिया गया है उसका फुल फॉर्म आपको मेंशन करना होता है। एंड दिस इज द प्रिलिमिनरी पेज। जो प्रिलिमिनरी पेज की मैंने बात की कि ऐसा कुछ प्रिलिमिनरी पेजेस बनेंगे, और प्रिलिमिनरी पेजेस के बाद आप चैप्टर्स पे आएंगे। तो जैसे कि चैप्टर 1 2 3 4 5 6, तो छह और चैप्टर में थोड़ा सा खोल के आपको दिखा दूं। दिस इज द चैप्टर 1। ये देखिए यहाँ पर एक साइटेशन यूज किया गया है, दिस इज द साइटेशन।
इसमें दो लोगों का साइटेशन है। अगेन, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बीच बीच में साइटेशंस यूज किया गया है। दिस वन इज द साइटेशन। तो जब भी हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, फर्स्ट चैप्टर में हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर में डिटेल में बात की गई हुई है, और बीच बीच में ये साइटेशंस यूज किया गया है। ये साइटेशन जब आप रेफरेंस में जाके खोजेंगे, दिस इज द साइटेशन। और ये एक साइटेशन नहीं है, ये बहुत सारे साइटेशन है। यू कैन सी कि 2012 तक ये एक साइटेशन है, ये दूसरा साइटेशन है, ये तीसरा साइटेशन है। तो मैं अगर बात करूं इस पर्टिकुलर लाइन की, सपोज मैं इस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ के आपको बताता हूं। Healthcare services are the requirement of every community unit, and it's a kind of service which cannot be taken apart from mankind. There are numerous tangible and intangible services. यहाँ पर हेल्थ केयर में टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिसको छुआ जा सकता है और उसका छुआ नहीं जा सकता, इस टाइप की सर्विसेज अवेलेबल है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा ये जो तीन चार ऑथर हैं, तीन ऑथर हैं या तीन रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उसमें ये मेंशन्ड है। तो कितना डेप्थ में जाके काम किया है, ये एक लाइन को लिखने के लिए तीन रिसर्च आर्टिकल्स को फॉलो किया गया है। और यहाँ पर सभी टाइप की बातें वैसे ही मिलेंगी। हेल्थ केयर सिस्टम कैन बी एक्सेस थ्रू क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवरी इन द सिस्टम। इस पर्टिकुलर लाइन को लिखने के लिए तीन रिसर्च आर्टिकल को फॉलो किया गया है। तो आप देखेंगे अक्रॉस पूरे जितने थीसिस में कोई भी डेटा हम लेते हैं, देखिए ये डेटा दिया गया है हेल्थ केयर सेक्टर ग्रोथ ट्रेंड यूएस इन बिलियन। तो जो भी हेल्थ केयर मार्केट जिसका ग्रोथ रेट है, वो किस सोर्सेस से उठाया गया है, यहाँ पर देखिए सोर्स लिखा गया है पूरा। अगर आप ये सोर्स नहीं देते हैं देन दैट इज अ क्राइम। ये अपने आप से अगर आप लिख देते हैं कोई भी चीज, तो वो फिर बनेगा नहीं। तो यू हैव टू मेंशन एट द अप्रोप्रिएट सोर्सेस। जिस भी सोर्सेस से आप डेटा उठा रहे हैं उसका नीचे में आपको फिगर नंबर डालना है और आपको सोर्सेस भी लिखना है। सिमिलरली, ग्रोथ ऑफ सर्विस केयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया, लाइक नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक कितना ग्रोथ हुआ, इसको ये डिपिक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ये किस सोर्स से लिया गया है, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने बड़े हैं ऑफ लेट, ये लिया गया है। तो जो भी आप इंट्रोडक्टरी सेक्शन लिखते हैं वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ये सारे देखिए इंफॉर्मेटिव है। हेल्थ केयर के ऊपर अगर बात हुई तो हेल्थ केयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने बड़े हैं, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस कितने बड़े हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ रेट कितना हुआ है, ये सारी चीजों का एक लाइक कंपैरेटिव एनालिसिस या एक फ्लो वो चलते रहा है। देन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कितना खर्चा, लाइक 2016 से लेकर 20 तक कितना खर्चा हुआ है वो भी दिया गया है। हेल्थ केयर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में, दैट ऑल अपॉर्चुनिटीज आर आइडेंटिफाइड। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है, और इंडियन हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन, जिसको पब्लिक हेल्थ केयर में, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में, ये सारे सिस्टम को दिया गया है। अगेन, ये जहां जहां से हमने वो लिया है, वो फिगर को लिया है, उसका सोर्स जरूर डाला है। तो ये ध्यान रखें कि जो जो अगर आप लेते हैं, जहां से भी लेते हैं, तो आपको सोर्सेस को डालना होगा। उसके बाद जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको डिफाइन किया गया है, और सोशियो इकोनॉमिक जो हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हैं कंपैरिजन, उसको भी लिया गया है। देखिए इसमें भी सोर्स डाला है। गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं हेल्थ केयर को मेंटेन करने के लिए, वो सारे इनिशिएटिव को लिखा गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देन हेल्थ वेलनेस सेंटर, टैक्स इंसेंटिव, वट एवर इट इज देयर, जो भी है उसको लिखा गया है। तो इस ढंग से एक कनेक्टेड वे में आपको इंट्रोडक्शन को लिखना है। ऐसा नहीं है कि हाफ हजार कुछ भी लिख दिए इंट्रोडक्शन में वो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको रिसर्च पेपर आइडेंटिफाई करने होंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च पेपर इस टाइप का इंट्रोडक्शन लिखना होगा। ये 28 पेजेस का इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसमें सारी चीजें कवर्ड। यू कैन सी हियर रिलेटेड स्टडीज ऑफ सर्विस क्वालिटी अक्रॉस द ग्लोब। सर्विस क्वालिटी के ऊपर ये एंटायर थीसिस बेस्ड है, हॉस्पिटल के सर्विस क्वालिटी के ऊपर में। और इंडिया में कौन कौन सर्विस क्वालिटी के ऊपर काम किए हैं, इंपॉर्टेंट सर्विस क्वालिटी डायमेंशन के ऊपर में, ये सारे ऑथर्स का नाम और साइटेशंस लिस्टेड है। बांग्लादेश में किसने किया है, चाइना में किसने किया है, इजिप्ट में किसने किया है, घाना में किसने किया है, ये सारा लिखा गया है। 19 देशों का लिखा गया है कि ये लोग हैं जो सर्विस क्वालिटी पे काम किए हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगर बात आती है, ये एक और वेरिएबल है जो कि स्टडी में लिया गया है, और इस पे नंबर ऑफ वर्क्स हुए हैं, ये सारे साइटेशंस हैं। देखिए दीज आर ऑल साइटेशंस, और साइटेशंस लिखने का भी एक तरीका है।
जैसे कि दो ऑथर हैं, तो जिटसी एंड कोटे 2000 के बाद ये सेमी कॉलन आएगा। तो इसको भी आपको ध्यान देना है जब भी आप थीसिस कर रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है कि सेमी कॉलन कहाँ लगना है और एटॉल कहाँ लगना है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ढंग से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 आप लिखेंगे, जिस लिटरेचर पे बात हो रही है हमारी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमेशा सेकंड चैप्टर में रहेगा। पहला चैप्टर जो होता है वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है, एंड देन सेकंड चैप्टर कम्स इन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इंट्रोडक्शन में हमने लिखा कि लाइक जो भी सर्विस क्वालिटी के ऊपर में या हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स के ऊपर में गैप हमने आइडेंटिफाई किया है, और उस रिव्यू को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए, सर्विस रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कई भागों में फिर तोड़ा गया है। पहला भाग ये है कि 2.1.1 में सर्विस क्वालिटी रिलेशनशिप ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऐसे रिसर्च पेपर जो कि सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बताता है, दोनों दोनों एस्पेक्ट आने चाहिए। वो ये सारे ऑथर्स हैं, जैसे कि सईद 1998, लिम एंड टैंग, इन्होंने ये बात कही। देन वी हैव गॉट यो 2005 में ये बात कही है। फिर आ गया सोडानी, कुमार, श्रीवास्तव एंड शर्मा, दे मेजर्ड परसेप्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में किया गया है। और एक बात का ध्यान रखें कि ये रिसर्च पेपर या एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद अपने शब्दों में लिखा गया चीजें हैं। अगर आप डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट से कॉपी करके ले आते हैं चीजों को, तो फिर वो प्लेगरिज्म में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप चीजों को कॉपी कर रहे हैं, तो उसको मॉडिफाई कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए। और ये साइटेशन बेस्ड हैं, सारे लिटरेचर जो है वो साइटेशन बेस्ड है। देखिए, जहां जहां साइटेशंस अवेलेबल हैं, वहां वहां बोल्ड लेटर में लिखा गया है, दीज आर ऑल रिटन इन बोल्ड लेटर्स। सिमिलर वे में ये सारे लिटरेचर रिव्यू का पार्ट है। लिटरेचर रिव्यू थोड़ा सा लाइक ज्यादा बड़ा रहता है। देखिए, इसमें लिखा है प्रीवियस रिसर्च स्टडी हैव शोन दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। और ये बात कितने लोगों ने कही है, एक साथ साइटेशन सारे का आ गया है। मतलब काफी सारे काम हुए जो कि सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस इंडस्ट्रीज में, ये सारे लोगों ने काम किया है। तो छत्तीसगढ़ में हम काम कर रहे थे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके, तो हमारे लिए काफी सारे एबंडेंट लिटरेचर्स जो सर्विस क्वालिटी पे वो अवेलेबल था। दूसरा रिलेशनशिप क्या स्टडी किया गया, सर्विस क्वालिटी का रिलेशनशिप कस्टमर लॉयलिटी के ऊपर में, कस्टमर कितना लॉयल है और सर्विस क्वालिटी हम क्या दे रहे हैं, इसके ऊपर आर्टिकल सर्च किए गए। और इसमें बहुत बड़ा नाम है परशुरामन। परशुरामन एक ऑथर हैं जो कि सर्विस क्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिए थे। और ये एक रिनॉन्ड साइंटिस्ट हैं, मतलब लाइक इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये समझ लीजिए कि इंडिया के रिनॉन्ड साइंटिस्ट हैं जो कि मैनेजमेंट और सर्विस क्वालिटी के ऊपर में उन्होंने बहुत काम किया है। और इन्होंने ही सर्विस क्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और इनके बेसिस में ही इनको साइट करते हुए बाकी ऑथर्स ने बहुत सारे काम किए। तो इस ढंग से फिर से सारे रिव्यू को लिखा गया। तीसरा, ये देखिए, तीसरा एस्पेक्ट जो था वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इट्स रिलेशनशिप ऑन कस्टमर लॉयलिटी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्या रिलेशनशिप हो सकता है कस्टमर लॉयलिटी के ऊपर में, अगेन ये सारे रिव्यू दिए गए हैं। एक और है परसीव्ड वैल्यू एंड इट्स रिलेशनशिप ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कितने सारे वेरिएबल्स आपके आगे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक फोकल पॉइंट अगर है, तो परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर का परसीव्ड वैल्यू उस पर क्या हो सकता है, इसके ऊपर कितने आर्टिकल्स अवेलेबल है। देन यू हैव गॉट परसीव्ड वैल्यू एंड इट्स रिलेशनशिप ऑन कस्टमर लॉयलिटी, परसीव्ड वैल्यू का कस्टमर लॉयलिटी के ऊपर, परसीव्ड वैल्यू का सर्विस क्वालिटी के ऊपर, एंड सो ऑन। मैंने ये काफी लाइक ये क्योंकि पीएचडी थीसिस है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, आपका आपके भी थोड़ा सा ये कम होगा। ये होने के बाद आपको एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना होता है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपने क्या गैप पाया, और इस गैप को एक्सप्लोर करते हुए ये देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा और ये बनाया है, लाइक रिलेशनशिप अमंग सर्विस क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयलिटी। ये ऑथर्स के नाम है, किस सेक्टर में काम किया है वो है, उनका सैंपल साइज क्या था, कितने सैंपल्स के ऊपर क्या काम किए हैं, स्केल उन्होंने क्या लिया था। स्केल का मतलब होता है क्वेश्चन या टूल। जो क्वेश्चनर आप या जो प्रश्नावली आप पूछेंगे लोगों से, वो दो फॉर्म में अवेलेबल होती है। एक तो वो फॉर्म होता है जो कि रेडिली अवेलेबल है, और दूसरा वो फॉर्म होता है जो कि आपको बनाना पड़ता है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप रेडिली अवेलेबल क्वेश्चनर
मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चनर कहाँ से मिलेगा और कैसे है, नेक्स्ट क्लास में भी। तो वो क्वेश्चनर आप ले सकते हैं या फिर आप खुद बना सकते हैं। प्लेस है, किस जगह पे काम हुआ, और कौन कौन से ये सारे वेरिएबल्स हैं। सर्विस क्वालिटी है, ये टीएन जो है वो टेंजिबिलिटी है, ये रिलायबिलिटी है। तो ऐसा करके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, और जिसमें टिक लगा है उसमें लाइक इस पर्टिकुलर ऑथर्स ने काम किया है। तो कितना इन डेप्थ रिव्यू ऑफ लिटरेचर दिया गया है इस पर्टिकुलर थीसिस में, वो आप देख सकते हैं। 90 रिसर्च आर्टिकल को उन्होंने पूरा क्वांटिफाई किया है कि उसमें कितने लोग थे, कौन सा डायमेंशन था, कहाँ काम हुआ, ये सब। और उसके बाद इफेक्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लॉयलिटी के ऊपर में किस ऑथर ने काम किया है, किस एरिया में काम किया है, उसमें कौन सा स्केल लिया, उसका रिलायबिलिटी क्या आया। अगेन इस ढंग से चीजों को लिया गया है। तो ये तो काफी इन डेप्थ रिव्यू किया गया है। आपको जो रिव्यू करना है वो एटलीस्ट 50 से 100 रिसर्च आर्टिकल का टारगेट आप रखें कि 50 से 100 रिसर्च आर्टिकल आप रिव्यू करके अपने थीसिस में डाल पाए। इन्होंने तो लाइक 200 रिसर्च आर्टिकल्स का रिव्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ये टेबुलर फॉर्म रिव्यू है, ऊपर में जो था वो लिखित फॉर्म में था। एंड चैप्टर 3 जब हम आते हैं, तो एक जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये थर्ड चैप्टर में हमेशा रिसर्च मेथोडोलॉजी कि आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर में कैसे काम किया जाता है। ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। जैसे कि मैंने बताया था कि लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करना है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि वो कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर आपका पूरा रिसर्च जो है वो बेस्ड होगा। ये कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किया गया लिटरेचर रिव्यू के द्वारा, जिसके ऊपर इस पर्टिकुलर पीएचडी थीसिस में काम किया गया है, विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल के ऊपर में। तो कस्टमर का परसीव्ड वैल्यू जो होता है, वो कितना वैल्यू जो आइडेंटिफाई करता है, उसका सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट है, परसीव्ड वैल्यू का लॉयलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, परसीव्ड वैल्यू का सर्विस क्वालिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है। और सर्विस क्वालिटी के 4-5 डायमेंशन है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सर्विस क्वालिटी की 5 डायमेंशन है, ये ऑथर्स बोल रहे हैं। जो परशुरामन जो थे, जिनको मैं बताया, उन्होंने एक सर्विस क्वालिटी का अप्रोच दिया हुआ है, जिसमें कि 5 डायमेंशंस उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें टैंजिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, रेस्पॉन्सिवनेस है, एश्योरेंस है, और एम्पैथी है। तो अकॉर्डिंग टू परशुरामन, सर्विस क्वालिटी कंपोज्ड ऑफ 5 डिफरेंट वेरिएबल्स और सब वेरिएबल्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी एक वेरिएबल है, कस्टमर लॉयलिटी भी एक वेरिएबल है। तो मोटा मोटी इसमें एक दो तीन चार चार वेरिएबल के ऊपर काम हुआ है, और कुछ सब वेरिएबल्स भी हैं, जैसे कि ये 5 सब वेरिएबल्स हैं इसके। तो लाइक 9-10 वेरिएबल के ऊपर में एक एंटायर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना है। एटलीस्ट आप जब कोई थीसिस करेंगे तो ध्यान रखिए कि अगर आपका सब वेरिएबल्स ना भी हो, तो मोटा मोटी कम से कम 4-5 वेरिएबल्स तो आपके पास हो, जिससे कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को ड्रॉ किया जा सके। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस लेने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे लेना है, हाइपोथेसिस कैसे लेना है। इन द मीन टाइम आपको करना ये है कि आप डिफरेंट थीसिस को निकालिए, डिफरेंट थीसिस को पढ़िए, और डिसर्टेशन, ये वाला साइट और है जो कि मैं निकाल के अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ओपन एक्सेस थीसिस डिसर्टेशन एंड ब्रिटिश ई लाइब्रेरी। ये इसका आप स्नैपशॉट भी रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, बाद में आपको ये काम आएगा। ये सारे जितने रिसर्च रिलेटेड साइट्स मैंने बताए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और इसमें आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप सर्च करें, और एटलीस्ट प्रिलिमिनरी वे में आप एक रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई करें जिसपे कि आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फोर्थ सेमेस्टर जाते जाते, फोर्थ सेमेस्टर में प्रेशर बहुत रहेगा, तो हो सकता है कि अभी आपका सारे पेपर्स इजीली क्लियर हो रहे हो, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप पहले से मेहनत अगर नहीं किए, तो फोर्थ सेमेस्टर में ये पर्टिकुलर चीज प्रोजेक्ट क्लियर नहीं होगा। फिर फिर आपको उस समय परेशानी हो सकती है। अ, आज के क्लास के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप बताइए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो। अब थोड़ा सा डिस्कस करें क्वेश्चंस के ऊपर। बताएं आप, किसी का कोई डाउट है?
एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? आ रही।